कि इंडिया का एक 3 लेयर्ड सिस्टम है कि लेह में जो हमारा एयरबेस हाल ही में स्टार्ट हुआ है ये हमारे रेंज 1 में आता है। वो अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो सेकंड लेयर में आता है। तीसरा रुकाम ईरान तक जाता है। ये जो हमारा 3 लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है ये क्या है? हर कंट्री एक लेयर्ड एयर डिफेंस बनाती है। वन हु कंट्रोल्स एयर एंड स्पेस कंट्रोल्स दिस प्लान। हमारे को अपने आप को डिफेंड करना है, फिर लॉन्गर रेंज में चाहिए क्योंकि खतरा दूर से तो डेवलप होता है। और ऑफ कोर्स ऑन अ लेटर डेट व्हेन यू एस्पायर टू बी अ सुपर पावर यू शुड हैव अंडमान निकोबार इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। देखो, पहले तो अंडमान में डोमिनेट करते हैं बियॉन्ड। इतने साल से इंडियन मिलिट्री कहती रही गवर्नमेंट को कि हमको अंडमान को और ज्यादा डेवलप करना है। वहां पे चाइना की नेवी बहुत बड़ी होती जा रही है। द ओनली एयर मार्शल इन द वर्ल्ड हुज एवर इजेक्टेड फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट। तो ये क्या हुआ था और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा सर उसमें? February 2012 I was in Gwalior। 5 मिनट आफ्टर टेक ऑफ 11,000 फीट पे थे हम, तो एक बड़ा सा धमाका हुआ कि अभी तालिबान के साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप चल रहे हैं। अफगानिस्तान में आपको लगता है कि एक एयरबेस आ सकता है हमारा? वो स्ट्रेटजी रही है कि अगर इंडिया का फुटहोल्ड बनता है तो दैट विल बी अ बिग स्ट्रेटेजिक विन फॉर इंडिया। पावर इंडेक्स में हम नंबर 4 है। अमेरिका इज लाइक अ ग्लोबल पुलिस। उनके पास इतनी मिलिट्री बेसेस हैं आउटसाइड यूएस, तो इसलिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी आने वाली दिन में वुल्फ पैक स्ट्रेटेजी क्या है और वो कैसे काम करती है? Sir, firstly, I would like to thank you for the service that you've done for our nation and such a long tenure as Air Marshal and the kind of strategic insights that we can gather from you on India's air supremacy. India का जो सारा Air Force किस तरह से सोचता है, क्या strategy है हमारा as a country, as a developing country, हम कैसे बड़े देशों से लड़ने के लिए सक्षम हैं, उसके पीछे आपने क्या क्या strategies बनाए जो आज भी यूज़ होते हैं, continuously evolve होते हैं, वो सारा डिस्कशन सर आज के साथ आज करेंगे। बट अ बिग सल्यूट टू यू सर फॉर द काइंड ऑफ वर्क दैट यू डन, द काइंड ऑफ टेन्योर दैट यू हैड, द ओनली एयर मार्शल इन द वर्ल्ड हुज एवर इजेक्टेड फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट and God bless you sir for the great service that you've done for our nation. Thank you, Tarun. Very happy to be joining you. I know you are a very successful podcaster. I've seen a couple of videos you have recorded, long recordings, and you're doing a great job trying to educate the masses and to put a large number of contemporary issues in correct perspective. So मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके साथ ज्वाइन किया हूँ और मैं समझता हूँ कि आज की पॉडकास्ट में भी हम अपने देशवासियों को कुछ ज्ञान देंगे और उनकी नॉलेज स्ट्रेटजिक सब्जेक्ट्स पे बढ़ाएंगे, खास करके एयर पावर के ऊपर। एयर पावर में भी सर जो चीज़ बिल्कुल भी सुनने में या किसी भी पॉडकास्ट में भी मिलती नहीं है वो है कि स्ट्रैटेजी क्या है हमारी। तो मैं जब पढ़ रहा था मुझे पहली बार ये समझ में आया कि इंडिया का एक 3 लेयर्ड सिस्टम है। 0 to 500 किलोमीटर का कैसे हम डिफेंड करेंगे, 500 to 1500 किलोमीटर एंड देन 1500 किलोमीटर से हम 4000 किलोमीटर, यानी इंडिया के कोस्टल लाइंस, इंडिया के शोर्स को छोड़ करके हम उसके आगे भी निकल जाते हैं अपने एयर स्ट्रैटेजी को लेकर के। हमारे एयर बेसिस इंडिया के बाहर भी हैं, उसकी भी बात करेंगे हम, एंड किस तरह के इक्विपमेंट इंटीग्रेट होते हैं एक साथ टू गिव अस एयर सुप्रीमेसी इन एनी सिचुएशन। वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट। अंडमान निकोबार की बात करेंगे हम। बहुत लोगों को उत्सुकता है ये जानने के लिए कि कैसे वो स्ट्रेटेजिकली इतनी बार खबर में आता है पर डिटेल में किसी को शायद नहीं समझ में आता है कि वो इतना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट क्यों है और हम उसे कैसे कैपिटलाइज करने के बारे में सोचते हैं। तो मैं सर शुरुआत में ये समझना चाहूँगा कि ये जो हमारा 3 लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है ये क्या है? तरुण, सबसे पहले बिफोर आई कम टू 3 लेयर्ड एयर डिफेंस आई वांट टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर पावर। यस, यू नो, देखो, एयर पावर इज फर्स्ट फ्लाइट हुए 120 के करीब साल हुए हैं और जब से फर्स्ट फ्लाइट हुई है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एयर ने बहुत डोमिनेट करना शुरू कर दिया। सर्टनली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर the Americans and also the Soviet Union realized that one who controls air and space controls this planet. So this is the importance। और आपको जान के कि लास्ट since second world war till today more than 50% of all defense budgets of the world have been spent on air power.
मोर देन 50%। 50% ऑफ टोटल डिफेंस बजट्स हैव गॉन टू एयर, और उसमें भी एयर पावर के अंदर तकरीबन 40% फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर है, और बाकी ही अमाउंट्स डिफरेंट। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर पावर। अगर एयर पावर एयर में हम डोमिनेट करेंगे, नहीं करेंगे, तो हम सिर्फ लड़ाई हारेंगे नहीं, बहुत जल्दी हारेंगे। तो ये मैंने नहीं कहा, ये जनरल फील्ड मार्शल माउंटगोमरी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कहा कि एयर पावर, एयर को डोमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। और देखिए आज के दिन में एयर और स्पेस के बीच में एक जगह है नियर स्पेस, वो सारे एरिया को डोमिनेट करने के लिए सारी वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी लगी हुई है। तो मेरा कहने का मतलब है कि देखिए आर्मीज एंड नेवीज ऑफ द वर्ल्ड आर इन वांटिंग टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर इन एयर पावर. In fact, they would want, aircraft carriers, or they want aircraft, surveillance aircraft, fighter aircraft. Indian Army also wants helicopters, which they already got, attack helicopters. If they had a choice, they would like even fixed wing aircraft. तो मेरा कहने का मतलब है कि एयर पावर की इतनी इम्पोर्टेंस है कि सबको, आर्मी, नेवी, कोस्ट गार्ड, सबको एयर पावर की ज़रूरत है। तो एयर पावर एक डोमिनेंट है। अब अगर एयर पावर इतनी डोमिनेंट है तो जाहिर है इंडिया, विच इज़ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑलरेडी, वी आर ऑल्सो द 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर, हमारे को दोनों तरह के ऑपरेशंस, अपने आप को डिफेंड करना है, अपने बॉर्डर्स को डिफेंड करना है, टेरिटोरियल डिफेंस चाहिए, फिर लॉन्गर रेंज में चाहिए क्योंकि खतरा दूर से डेवलप होता है। और ऑफ कोर्स ऑन अ लेटर डेट व्हेन यू एस्पायर टू बी अ सुपर पावर, यू शुड हैव अपने नज़दीक अप टू 4-5,000 किलोमीटर्स तक आपका कंट्रोल होना चाहिए, इन्फ्लुएंस होनी चाहिए। तो कीपिंग दैट इन माइंड कि हम क्या करते हैं, एक तो हमको सबसे पहले अपने आप को डिफेंड करना, और डिफेंड के अंदर भी एयर डिफेंस की लेयर्स हैं। इट्स कॉल्ड लेयर्ड एयर डिफेंस। एक तो है कि मैं अगर एयरफील्ड पे बैठा हूँ, या VABP है, प्राइम मिनिस्टर का घर है, पार्लियामेंट है, कोई एयरपोर्ट है इंपॉर्टेंट, या कोई और फैसिलिटी है, कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी है, उसको डिफेंड करने के लिए हमारे पास क्लोज इन वेपन सिस्टम होने चाहिए, चाहे वो ऑटोमेटिक रेडार कंट्रोल गन्स हैं, चाहे वो मिसाइल्स हैं, शोल्डर फायर्ड हैं, या क्लोज डिफेंस के अप टू 15-20 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल्स होनी चाहिए, क्विक रिएक्शन मिसाइल्स। तो यहाँ पर ये जो S-400 आ जाते हैं, यहाँ पर इंद्रजाल का पूरा AI लेड सिस्टम आ जाता है, एंड दोज काइंड ऑफ शोल्डर पावर्ड मिसाइल जैसे आपने बताया, ताकि कोई भी ड्रोन अगर एंटर करता है या कुछ इस तरह का खतरा, जैसे हमने यूक्रेन में देखा कि ट्रक से ड्रोन निकल के जो है इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक टारगेट्स लेते हैं, उस तरह के डिफेंस के लिए ये स्ट्रेटेजिक एरिया में हो गया। सो एक तो क्लोज एयर डिफेंस है जो इमीडिएटली नेक्स्ट टू योर वेरी इंपॉर्टेंट एरिया या पॉइंट के है। एक थोड़ा नेक्स्ट जो रेंज है, जैसे आपने बताया S-400, थोड़ा लॉन्गर रेंज। S-400 तकरीबन 350-400 किलोमीटर की रेंज को न्यूट्रलाइज करती है वेपन्स को। जैसे हमने ऑप सिंदूर में देखा 313 किलोमीटर विद द लॉन्गेस्ट किल, सरफेस टू एयर किल बाय एनी वेपन सिस्टम इन द वर्ल्ड, हमने अचीव किया। एक S-400 ने एक उनके हाई वैल्यू एक एरियल एसेट को, जो एक AEWC था उनका साब एयरक्राफ्ट, 313 किलोमीटर की मार करी, हमने मात की। तो मेरा कहने का मतलब ये नेक्स्ट लेयर्स ऑफ एयर डिफेंस। उसके दूर, क्योंकि ये नहीं है कि आप उनको 300 किलोमीटर में आने दोगे, दुश्मन को दूर रखना है, तो आपके पास फाइटर जहाज हैं, एवैक्स है जो फाइटर जहाज को भी कंट्रोल करता है। एवैक्स के और भी बड़े रोल हैं, वो पूरी बैटल का सिनेरियो भी बनाता है, आपकी सिचुएशनल अवेयरनेस भी कमांडर की करता है। तो ऐसे एक लेयर्ड एयर डिफेंसेस होती है। तो ये अगर इमेजिन करिए, अगर S-400 हम बिल्कुल समुंदर के तट के पास रखेंगे, या हमारे बॉर्डर में, जैसे हमने देखा ऑप सिंदूर में आदमपुर में पड़ी है, तो आदमपुर मतलब सरगोदा के पार तक हम उसको कवर कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हर कंट्री एक लेयर्ड एयर डिफेंस बनाती है, और फार्देस्ट रेंजेस के ऊपर हमारे को फाइटर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। खास करके समुंदर में जब से थ्रेट आएगी, तो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट मस्ट न्यूट्रलाइज इट वेल बिफोर दे कैन लॉन्च देयर वेपन। आजकल एयरबोर्न क्रूज मिसाइल 500, 700, 800 किलोमीटर की रेंज वाली भी हैं, आने वाले समय में और भी तेज़ आने वाली है। तो हमको उनको से पहले न्यूट्रलाइज करना है, इससे पहले कि वो हमारे बॉम्बे हार्बर को या उधर विशाखापट्टनम में या कहीं भी वो आपको अटैक करे। तो इस तरह अब कैसे हम ये डिफेंस बढ़ाते हैं,
हमारे वेपन सिस्टम पोजीशन करते हैं, एक टैक्टिकल स्ट्रेटजी की डिसीजन। तो सर अगर मैं इस सबको ज्योग्राफिकली डिकोड करूं तो जो पहला रिंग है 0 से 500 किलोमीटर, मेरे को तो एक्चुअली यही पता था सिर्फ कि लेह में जो हमारा एयरबेस अब हाल ही में स्टार्ट हुआ है, और ग्वालियर में जो हमारा नेशन वाइड डिफेंस एयर हब है, ये हमारे इनर जोन में रेंज 1 में आते हैं, या रेंज 0 जैसा आपने बताया। फिर जो सेकंड लेयर है वो अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो सेकंड लेयर में आता है। मलच्चा स्ट्रेट जहाँ से हम कंट्रोल करते हैं, जहाँ से 30% ऑफ ग्लोबल ट्रेड होता है, और उसको कंजर्व करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि ग्लोबल ट्रेड के जो हमारे सारे सी और शिप रूट का ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया जो पूरा लेव है, जो साउथ चाइना सी से कहीं ना कहीं टकराता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखने की ज़रूरत है ताकि कल को कोई हमारा ट्रेड ना काट पाए। और तीसरा सर जो डुकाम ईरान तक, जो तो मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था, बट ईरान तक जाता है, और वियतनाम जैसे आपने कहा, और बीच में जो है अगलेगा का जो एयरबेस है। सो ये 3 लेयर जोग्राफिकली समझने के लिए इस तरह से फैले हुए। तो तरुण, काफ़ी सारा बड़ा सवाल आपने कर दिया, पर मेरे को छोटे छोटे टुकड़ों में उसको मैं आपको समझाऊंगा। हाँ, एज फार एज लद्दाख इज कंसर्न, हमने न्योमा में एक उसका गांव है मड, हाँ, तो मड न्योमा उस हवाई अड्डा का अभी ऑपरेशनल हो गई है ऑफिशियली, या कोई रक्षा मंत्री या प्राइम मिनिस्टर के दिन जाके डिक्लेयर करेंगे, पर ऑपरेशनली एयर चीफ जाके 2-3 दिन पहले लैंड करके वहाँ पे उन्होंने देख लिया, मुआयना कर लिया कि वो फुली ऑपरेशनल है ट्रांसपोर्ट और फाइटर जहाज के लिए। ये जो एयरफील्ड है LAC से के बहुत नज़दीक है, सिर्फ 30-40 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और इसलिए इसके सबसे बड़ा एडवांटेज है हर तरह के जहाज, सारे ट्रांसपोर्ट C-17, C-130, IL-7, सारे तरह के ट्रांसपोर्ट जहाज लैंड करेंगे वहाँ पे। तो यानी कि एयर स्ट्रिप लंबा है, ये इतने बड़े जहाज 2.7 किलोमीटर लंबा है, और तकरीबन जितना ले है उससे ज़रा सा ही छोटा है, मगर बहुत बड़ा है, बॉल बड़ा अच्छा है। मैं वहाँ गया हूँ और मैंने वो देखा है कि आइडियल है, दोनों तरफ से टेक ऑफ लैंडिंग के लिए आसानी है डिपेंडिंग ऑन द विंड, हर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। और हमारी सप्लाईज, हमारे हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस, हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के ऑपरेशंस, हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट के ऑपरेशंस का रिएक्शन टाइम जो है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत और नज़दीक बने। और सर नज़दीक में एक ये भी तो है, जैसे आपने बताया कि 800 किलोमीटर की, अगर 1000 किलोमीटर की रेंज है हमारे जहाज़ की, तो हम उतना अंदर जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आगे ना सिर्फ ले था पहले एक मेन एयरबेस जहाँ से हर तरह के फाइटर उड़ रहे थे, अब उड़ रहे हैं, खास करके Su-30, MiG-29, मिराज 2000 और रफाल, सब ने वहाँ से उड़ान भरी है। एक्चुअली कौन सा वहाँ पे स्टेशन किया जाएगा वो तो इंडियन एयरफोर्स डिसाइड करेगी। ऐसा ही एक थॉयस एयरफील्ड है, वो बेसिकली 60s में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पैकेट्स वगैरह वहाँ लैंड करते थे, और उसके बाद मॉडर्न एयरक्राफ्ट भी IL-76, AN-32 वगैरह भी वहाँ लैंड करते हैं, मगर वो भी फाइटर्स के लिए क्लियर्ड है कुछ सालों से, और वहाँ पे MiG-29 ड्यूरिंग गलवान ऑपरेट कर रहे थे। तो ये ज़रूरी है कि लद्दाख रीजन में और एयरफील्ड्स की ज़रूरत थी, छोटी छोटी एयरफील्ड जहाँ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जाते हैं, DBO है, और भी है, फुक्चे है, कुछ और एयरफील्ड्स हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जाते हैं, मगर फाइटर ऑपरेशन के लिए अब हमारे पास 3 हो गई। इसके अलावा हमारे पास कश्मीर में भी 2 एयरफील्ड्स हैं, अवंतीपुर और श्रीनगर। तो इधर का हमने अब इस एयरफील्ड के आने से क्षमता काफ़ी बढ़ गई है, हमने कवर कर लिया, काफ़ी कवर कर लिया, और हम अभी वहाँ पे उस इलाके में हम काफ़ी अंडर कंट्रोल हो गए कंपेयर टू चाइना। उनके पास इतना नज़दीक इतनी एयरफील्ड्स नहीं है, ठीक है। एक गारगुंजा एयरफील्ड है, सिविल एयरपोर्ट है, ड्यूल यूज एयरफील्ड है, बाकी होतान, काशगार बड़ी एयरफील्ड्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ होतान खास करके, जिसमें काफ़ी फाइटर एयरक्राफ्ट और बॉम्बर्स भी रखते हैं वो लोग, थोड़ा डिस्टेंस पे, तो हम थोड़ा नज़दीक आ गए। तो ये तो रहा। अब आपने दूसरी बात की अपने अंडमान की। देखिए बहुत साल ये इंडियन मिलिट्री कहती रही गवर्नमेंट को कि हमको अंडमान को और ज़्यादा डेवलप करना है, वहाँ पे एक छोटी सबमरीन बेस भी है, पोर्ट ब्लेयर में फुल फ्लेज रनवे है, एयरलाइंस भी जा रही हैं, कार निकोबार में इंडियन एयरफोर्स की एक बेस है, कैम्बल बे में एक छोटा रनवे है, वो नेवी यूज़ करती है मेनली डॉर्नियर वगैरह के लिए। सो फाइटर के लिए पोर्ट ब्लेयर और वो कार निकोबार ही 2 थे।
ये इसमें मैं बताना चाहूँगा ऑडियंस को कि सबसे ज़्यादा एडवोकेसी अंडमान निकोबार के लिए सर ने खुद ही करी है इतने सारे आर्टिकल्स, इतने सारे डिस्कशंस करके. सो अंडमान निकोबार आई थिंक is like a dream come true for someone like you. So I would want to understand from you कि उसकी क्या strategic importance है. देखो, पहले तो अंडमान आइलैंड जो है ना, निकोबार आइलैंड्स, वो डोमिनेट करते हैं बे ऑफ बंगाल में. सी वेरी क्लोज टू थाईलैंड, वेरी क्लोज टू इंडोनेशिया. यू नो, मलक्का स्ट्रेट से क्लोजेस्ट पॉइंट जो है ओनली 140 किलोमीटर्स, 140 किलोमीटर है जो क्लोजेस्ट पॉइंट फ्रॉम अंडमान टू मलक्का स्ट्रेट. नाउ इमेजिन करो, जो सदर्न एंड है, जो मेजर कार निकोबार आइलैंड है, अगर उसके ऊपर हम, सिर्फ एयरफील्ड होना काफ़ी नहीं है, वहाँ पे फ्यूल स्टोरेज, बॉम्ब डम्प्स, हार्डन्ड शेल्टर्स फॉर एयरक्राफ्ट जैसे एयरफील्ड के अंदर होते हैं, और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स वगैरह बनाने से एक फुल फ्लेज्ड एयरफील्ड. इतने साल से जो भी हमारी गवर्नमेंट्स थी, वो कुड नॉट टेक फाइनल कॉल ऑन दिस, क्योंकि एनवायरमेंटलिस्ट जो थे, वो लेफ्ट विंग वाले, वो भी कुछ प्रेशर डाल रहे थे गवर्नमेंट्स के ऊपर. मगर अब जो देश उभर रहा है, अब प्रेजेंट गवर्नमेंट ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में, दे आर क्लियर अबाउट स्ट्रैटेजी, दे आर क्लियर अबाउट नीड टू बिल्ड इंडियन मिलिट्री कैपेबिलिटी एंड पावर. तो अंडमान में इन्वेस्टमेंट है, काफ़ी क्लियरेंसेस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एनवायरमेंटलिस्ट की अब हो गई हैं, एक्सपेंशन हो रही है. 4 रनवेज हैं, और भी रनवेज हैं नॉर्थ अंडमान के अंदर, छोटे छोटे डिगलीपुर वगैरह में. तो मेरा कहने का मतलब है कि ये अंडमान को डेवलप करना बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज then only you can, if you have lot of assets, you have to permanently position a fighter squad. आज के दिन में permanent fighter squad नहीं है वहाँ पर. So जितनी देर हम इंडियन एयरफोर्स और नेवी अपने एसेट्स को ज़्यादा नहीं, देखिए, जो विशाखापट्टनम से सबमरीन चलेगी या पोर्ट ब्लेयर से चलेगी, वो मलाक्का स्ट्रेट में पहुँचने 8 दिन लगते हैं विशाखापट्टनम से पोर्ट ब्लेयर, और 5 दिन लगते हैं फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर टू मलाक्का. मैं ऑल्सो एक और बात बताना चाहता हूँ, जिसके ऊपर मैंने अभी लिखा नहीं है, पर लक्षद्वीप में 2 मिलिट्री स्टेशंस बनाने का प्रोग्राम है. उसमें एक एयरफील्ड है, एग्जिस्टिंग एयरफील्ड को, द कॉम्प्लेक्सिटी अगेन मैंने जैसे बताया, एनवायरमेंटलिस्ट ने लिमिट्स डाली हुई थी, उसको फाइनली लंबा किया जा रहा है, और रेडार्स और फैसिलिटीज़ वहाँ पर लगाई जाएंगी. तो उससे क्या होगा कि लक्षद्वीप में जो अरेबियन सी के बीच में है, वहाँ भी डोमिनेट करने के लिए एयरफील्ड. तो ये तो एयरफील्ड रही. फिर आपने जो नेक्स्ट सवाल पूछा कि और भी हमने जगह जगह एयरफील्ड है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं. आईनी एयरफील्ड के बारे में आजकल अखबारों में बहुत लिखा जा रहा है. हाँ. क्यों लिखा जा रहा है कि आईनी एयरफील्ड को एक्चुअली जो हमारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था ताजिकिस्तान में, वो हौली हौली बढ़ाते जा रहे थे, मगर 3 साल पहले उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया, कि उन्होंने कहा आप जाइए. वो क्यों कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया, उसकी कई जियोपॉलिटिक्स हैं, क्या उनके पास चाइना का प्रेशर था, क्या उनके पास रशिया का प्रेशर था, क्या वो नहीं चाहते कि इंडिया ज़्यादा सेंट्रल एशिया में घुसे, वो सेपरेट बातें हैं. बट इम्पॉर्टेंट एयरफील्ड थी, हम मेंटेन कर रहे थे, हमारी एयर ट्रैफिक कंट्रोलमेंट वाले तो अफसर वहाँ बैठे हुए थे, और हम हमारे कुछ जहाज़ वहाँ पे थे, फाइटर एयरक्राफ्ट भी ऑपरेट किए, MiG-29 ने किया, Su-30 ने किया, हेलीकॉप्टर्स हमारे वहाँ ऑपरेट करते थे. फिजिकल प्रेजेंस होना एक सेंट्रल एशिया में वाज इम्पॉर्टेंट. ये नहीं कि हमने उस बेस के साथ, हम ऑफेंसिव नहीं करना चाहते वहाँ पे, हमने अफ़गानिस्तान को उससे थ्रेट नहीं करना था, हमको चाइना रशिया को किसी को थ्रेट नहीं वहाँ करना था, बट एक स्ट्रेटजिक प्रेजेंस ऑफ अ बिग कंट्री, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. यू आर सेंडिंग ग्लोबल सिग्नल्स. ताजिकिस्तान की लोगों के ऊपर तुम्हारा इन्फ्लुएंस पड़ता है, वहाँ पे ऑयल एंड गैस है, उनकी साथ फ्रेंडशिप रखोगे. तो एक और थी फखोर एयरफील्ड. फखोर एयरफील्ड ये इन्होंने नदर्न अलायंस जब बन रही थी, तो सोवियत यूनियन के टाइम में उन्होंने वहाँ पे बनाई थी, बिल्कुल अफगानिस्तान के बॉर्डर में, टू सपोर्ट देयर ऑपरेशंस. और उन्होंने एक स्टेज पे हमको इंडियन एयरफोर्स के भी एयरक्राफ्ट को वहाँ पे ऑपरेट करने की छूट दी हुई थी. हालांकि हमारा डायरेक्ट कंट्रोल फखोर में नहीं था, वो उन लोगों का था. बट दैट वाज अनदर एयरफील्ड जिसमें इंडिया का कुछ इंटरेस्ट था. फिर आपने बोला कि ओमान के पास एक दक्कम आइलैंड है, उसके अंदर नेवल एंड एयर स्टेशन है, जिसको उन्होंने US, UK और इंडिया को फ्रीडम दिया ऑपरेट करने. हमारे शिप्स वहाँ जाके
मेंटेन कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, रिफ्यूल कर सकते हैं, हमारे एयरक्राफ्ट वहाँ लैंड कर सकते हैं, another. So it is very close to the Gulf of Oman, and वहाँ से हमारा ऑपरेशंस टुवर्ड्स ईरान और ये सारे गल्फ एरिया के अंदर हमारे लिए आसान हो सकता है. आप जानते हैं इंडियन नेवी हैज़ बीन डोमिनेटिंग ये पायरेट्स को, चाहे वो पाकिस्तानी है चाहे वो दूसरे कंट्रियों को, हमने वो पायरेट्स को बचाया. तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारे को कोई रिफ्यूलिंग के लिए या चाहे वो एयरबोर्न एसेट्स हैं या नेवल एसेट्स हैं, वो हमारे लिए ज़रूरी था. अगले का की आपने बात की, अगले का मॉरिशस, यस, एक आइलैंड है. उन्होंने हमारे साथ एक ट्रीटी साइन की. उन्होंने कहा आप डेवलप करिए. इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स वहाँ पे रनवे को यूज़ करेगी. लंबा रनवे बनाया है और वो अगले का हमारे को सदर्न एंड मिडल इंडियन ओशन को हेल्प करेगा डोमिनेट करने के लिए. सो और भी कुछ एयरफील्ड्स हैं. देखिए, एक एयरफील्ड है कोको कीलिंग. कोको कीलिंग है ऑस्ट्रेलिया की. कोको कीलिंग साउथ ऑफ मलाका. और ऑस्ट्रेलिया और हम क्वाड में दोस्त हैं, तो ऑस्ट्रेलिया ने हमें अलाउ किया है कि कोको कीलिंग में आप जाके लैंड करिए. तो हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स चले गए, इंडियन नेवी शिप भी चले गए, एयरफोर्स के जहाज भी गए. तो वो कह रहे हैं आप फाइटर एयरक्राफ्ट को भी लैंड कराओ, सो दैट वी गिव अ सिग्नल टू द वर्ल्ड कि हम इकट्ठे हैं और हम यहाँ पे, और वहाँ फाइटर ऑपरेट कर सकते हैं. मतलब रनवे लंबा है. तो इस तरह एयरफील्ड्स अराउंड अस जो हमारे, जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट है वो बढ़ रही हैं. एंड थोड़ा कुछ तो होता है. जैसे देखिए मालदीव्स में गवर्नमेंट बदली तो थोड़ा सा इनिशियल फ्रिक्शन हो गया, पर 6-8 महीने में उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो इतना नज़दीक है इंडिया के कि दे हैव टू डिपेंड ऑन इंडिया फॉर रीजनल सिक्योरिटी. आहिस्ता आहिस्ता वो फिर वापस न्यूट्रल हो गए, दोस्त बन गए. फिर आए इंडिया में, उन्होंने इंडिया से एड मांगी, हमने दिया. श्रीलंका ने हनबन टोटा जो पोर्ट बनाया, चाइनीज़ कंपनियों ने बनाया, पैसा दे नहीं पाए, उनकी डेट क्राइसिस चल रहा था और उन्होंने 99 ईयर्स ली. आज के दिन में भी श्रीलंका चाइना से खुश नहीं है उस पोर्ट के अंदर. पोर्ट के अंदर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं हो रही. उसके इक्वलेंट पोर्ट्स जो हम इंडिया में बना रहे हैं, बहुत सारे पोर्ट जो हमारे अभी जो चल रहा है इनिशिएटिव लाइक सागर सिक्योरिटी फॉर ऑल इन द इंडियन ओशन रीजन, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर ये पोर्ट्स भी हमारे खूब डेवलप हो रहे हैं. तो इसलिए हमारी ग्लोबल रीजनल प्रोजेक्शन इज गेटिंग इनटू प्लेस. और इससे ही हम आगे बात कर सकते हैं कि कैसे चाइना ने हमको इनसर्कल करने की कोशिश की इस इलाके में थ्रू स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, या हमने डायमंड नेकलेस बनाया, एटसेट्रा एटसेट्रा. विल टॉक अबाउट. बट मैं लोगों को समझाने के लिए कि इन स्ट्रेटेजिक बेसिस की क्या इंपॉर्टेंट, इंडिया ईरान का जो ऑयल ट्रेड है वो शायद नहीं हो पाता अगर हमारे ये स्ट्रेटेजिक बेसिस नहीं होते, क्योंकि हम सेफ पैसेज नहीं इंश्योर कर सकते थे वेसल्स के लिए. सिमिलरली सर, एक तो इसकी पीछे की क्या स्टोरी थी ये बताइए. दूसरा, जो हमने इतने रेस्क्यू ऑपरेशंस करे वो कैसे पॉसिबल हुए ड्यू टू दीज एयर बेसिस? सो अनडाउटेडली हम चाहते हैं कि ये दोनों जो गल्फ, पर्शियन गल्फ है और हरमोस जो एडन को जाती हैं, ये दोनों में हम डोमिनेट करें. आज के दिन में हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट Su-30 और रफाल वहाँ तक मिशंस करते हैं. एक रिफ्यूलिंग करनी पड़ती है उसके लिए. इंडियन नेवी वहाँ डोमिनेट कर रही है. इंडियन नेवी के P-8I के एक इलाके बने हुए हैं, पोसाइडन 8I वो जहाज. हाँ, पोसाइडन P-8I बोइंग कंपनी का है और उसकी काफ़ी रेंज है, काफ़ी एंड्योरेंस है. 8-8, 9-9, 10-10 घंटे वो उड़ सकता है. उसके पास एंटी शिपिंग मिसाइल्स भी हैं, एटसेट्रा. रेडार बहुत पावरफुल है, बहुत एरिया को वो कवर करता है सी के अंदर, सी डोमिनेट करने के लिए और सर्वेलेंस के लिए, और कमांड एंड कंट्रोल भी है उसके पास. तो ये सारे हम कोऑर्डिनेट करते हैं. एयरफोर्स और नेवी आपस में बहुत क्लोजली लिंक्ड हैं. और ये जो बेसिस हैं, जैसे जिबूती में चाइना बैठा है, चाइना, फ्रांस, अमेरिका, कई लोग वहाँ जिबूती में बैठे हैं. हमारे को भी कुछ कंट्रीज़ ने फैसिलिटी दी हुई है. जैसे फ्रांस ने कहा कि आप हमारी बेस भी यूज़ कर सकते हो. तो इन एरियाज़ के अंदर हमारा प्रेजेंस होना ये इम्पोर्टेंट.
जहाँ रही ईरान की बात, देखिए ईरान के ऊपर सैंक्शंस कई बार लगे, बीच में कुछ स्टेज पे तो हमारी प्राइवेट कंपनियां ईरान से फिर भी ऑयल ले रही थी सैंक्शंस के बीच में भी, क्योंकि अमेरिका को इंडिया भी चाहिए था, इसलिए उन्होंने ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला जैसे औरों के ऊपर उन्होंने ज़्यादा प्रेशर डाला था। हमने रशिया से भी ले लिया। तो इस इलाके को स्ट्रेटजिकली प्रेजेंट होना एक ज़रूरी है। डक्कन पोर्ट उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने कहा। दूसरी बात है ना, बड़े जो एयर एसेट खरीदे हमने, C-17 खास करके बड़ा है जहाज है, तो हमने चाहे वो यमन से, जैसे सूडान से हमने लोगों को लेके आए, उससे पहले कुवैत से लेके आए थे, तब तो IL-76 हमने यूज़ किया था बिकॉज ये जहाज थे नहीं। तो हमारी कैपेबिलिटी टू शो ग्लोबल पावर थ्रू कार्गो एंड ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस हैज़ बीन वेरी सिग्निफिकेंट। देखिए हमने यहाँ से जब टर्की जैसा देश जो आजकल हमारे साथ कुछ दिल्ली दिल्ली हो रहा है थोड़ा, हाँ। दिल्ली हो रहा है, हमने उनके अर्थक्वेक के लिए कितना सामान हमने हॉस्पिटल सेटअप किया उनके अर्थक्वेक के लिए, और वो कैसे गया हमारे ट्रांसपोर्ट, कैसे हमने चाइना और यूक्रेन से अपने लोगों को लेके आए, चाहे वो कोविड था या यूक्रेन वॉर के टाइम में हम अपने लोगों को एयरक्राफ्ट के अंदर से लेके आए। तो ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। काबुल जब हुआ था तो आयनी एयरफील्ड से 2021 में जब अमेरिकन छोड़ रहे थे, हमारे लोगों को हमने उठा के लाए थे, वो हमारी कंट्रोल थी उस एयरफील्ड के ऊपर। वो बहुत वायरल फुटेज है जहाँ लोग जो है एक एक सीट के लिए वो जहाज से लटक के जाने तैयार थे। उस समय इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन का मतलब आप देखो, आईनी हमारे पास ना होता तो हमको किसी से रिक्वेस्ट करनी थी, मिलिट्री जहाज लैंड कराने थे, उसको अंदर बैठा के अपने लोगों को लाना था। तो ये सब जो स्ट्रेटजिक बेसिस होती हैं, ज़रूरी नहीं हमेशा ऑफेंसिव के लिए होती हैं, उसके बहुत HADR डिजास्टर रिलीफ के लिए, जो ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ HADR, उसके लिए भी हमको ये एयरफील्ड्स की ज़रूरत होती है। बट प्रेजेंस इटसेल्फ हैज़ डेटरेंस एंड स्ट्रेटजिक वैल्यू। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक आप पर्सनल पर्सपेक्टिव बताओ कि क्या अफगानिस्तान के साथ, गिवन कि अभी तालिबान के साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप चल रहे हैं, अफगानिस्तान में आपको लगता है कि एक एयरबेस आ सकता है हमारा? देखिए पहले तो मैं कहूँ हमारी जो रिलेशनशिप है ना अफगानिस्तान के साथ, एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी रही है बहुत सालों से। वो स्ट्रेटजी रही है कि हम अफगानिस्तान के अंदर उनकी पॉलिटिक्स में मेडल नहीं करेंगे, हम सिर्फ उनको डेवलपमेंट एड देंगे। चाहे वो हाईवेज थे, स्कूल्स थे, हॉस्पिटल्स थे, उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग थी, ब्रिजेस थे, ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए हमने पैसा दिया और खूब दिया ताकि उनके लोगों का दिल जीत ले। तालिबान के साथ हमारी इनिशियल फ्रिक्शन ये थी क्योंकि पाकिस्तान उनको सपोर्ट कर रहा था और ये इंप्रेशन था कि तालिबान जो वहाँ का है वो प्रो पाकिस्तान होगा। इनफैक्ट पाकिस्तान बहुत खुश था जब अमेरिकन वहाँ से चले गए 2021 में कि ये तो अब हमारा डेप्थ, स्ट्रेटेजिक डेप्थ। हाँ, मगर जो अफगान है ना, जो पश्तून है, वो किसी की नहीं सुनता। वहाँ पे ना ब्रिटिश राज कर पाए, ना सोवियत यूनियन टिक पाया, ना अमेरिकन टिक पाए, कोई नहीं टिक पाया और वो किसी के सुनते नहीं है, उनकी जान की परवाह नहीं है। अब देखो पाकिस्तान के अंदर हर उस बॉर्डर के ऊपर आज तक वो ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते, वो कहते हैं कुछ हिस्से पाकिस्तान के हमारे हैं। तो अफगानिस्तान के साथ हमने जो रिलेशनशिप बनाई, अब जैसे आपने कहा कि लास्ट फ्यू मंथ्स से अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जिसको हमने अभी तक पहले रिकॉग्नाइज नहीं किया था बिकॉज हमको डर था कि ये तालिबान वाले शायद पाकिस्तान के प्रो, अब हमने उनको कल्टीवेट कर लिया। उन्होंने भी रियलाइज़ किया कि इंडिया हमारे लिए बहुत बड़ा देश है, इम्पॉर्टेंट है। उनको ये भी पता है कि पाकिस्तान की ISI मेडल कर रही है अफगानिस्तान के पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर। तो उन्होंने इंडिया के, उनके फॉरेन मिनिस्टर भी आए, उन्होंने हमारे साथ गुफ्तगू की और उन्होंने चाहा कि हम उनके साथ और क्लोजली जुड़े, जिससे पाकिस्तान हिल गया। इसलिए हिल गया बिकॉज दोनों तरफ से वो सैंडविच हो जाएगा। जैसे वो वाइस होती है ना, उसके अंदर दोनों तरफ से अगर हम प्रेशर डाल देंगे, उनको काफ़ी एसेट्स, अपने मिलिट्री एसेट्स उस तरह भी लगाने पड़े, विच इज़ नॉट गुड फॉर पाकिस्तान, क्योंकि वो रिलेटिवली उनकी मिलिट्री हमारे से छोटी है। तो इस तरह से अफगानिस्तान के साथ हमारा रिलेशनशिप। अब वहाँ एक बागराम एयरफील्ड है, बागराम एयरफील्ड में 20 ईयर्स काबुल के पास है,
अमेरिकन्स ने उसको खूब डेवलप किया, पैसा लगाया, बिकॉज उनके एयरक्राफ्ट, फाइटर्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर सब ऑपरेट कर रहे थे वहाँ से। तो वो बाग्राम एयरफील्ड की स्ट्रेटजिक पोजीशन बहुत ज़रूरी है। अफगानिस्तान ने हमको अप्रोच किया कि आप हमको हेल्प करो बगराम के लिए। इनफॉर्मल टॉक्स चल रही हैं बिटवीन द टू कंट्रीज। अमेरिकन्स मीनवाइल कह रहे थे हम वापस आना चाह रहे हैं वहाँ पे। तो ये वहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ बगराम इज द मेन बेस इन अफगानिस्तान। और भी हैं मगर वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उसमें अगर इंडिया का फुटहोल्ड बनता है तो दैट विल बी अ बिग स्ट्रेटजिक विन, जियोपॉलिटिकल विन फॉर इंडिया। सो देखो कैसे इवॉल्व होता है, इस समय बताएगा। या सर, जो आपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी बताई और उसके अगेंस्ट इंडिया की जो नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी बताई, ये क्या है? इसको थोड़ा डिटेल में अगर समझाना है सिंपल भाषा में ऑडियंस के लिए। देखिए, जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है कि चाइना जो इकोनॉमिकली बढ़ने लगा, उन्होंने कई कंट्रीज जो इंडिया के अराउंड थी उनको इकोनॉमिक एड या मिलिट्री एड देके, चाहे वो बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, श्रीलंका, ये मालदीव्स, इन सब कंट्रियों में, और पाकिस्तान तो उनका था ही, बिकॉज बेल्ट और रोड इनिशिएटिव का सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री उनके लिए पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने तो 1963 में सक्षम वैली कश्मीर की, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की, उनको सीड कर दी थी। वो बहुत स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंटली चाइना के लिए थी। और इस तरह पाकिस्तान ने रियलाइज़ किया इंडिया बहुत बड़ा है। अमेरिकन्स का पता नहीं है, कभी वो दोस्त बनते हैं, कभी ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड रिलेशनशिप है उनकी उनके साथ। तो उन्होंने चाइना को बिफ्रेंड किया। हालांकि जो पाकिस्तान चाइना की रिलेशनशिप है, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। किसी जनरल और किसी पॉलिटिशियन का बच्चा चाइना में जाके पढ़ता नहीं है। किसी ने चाइना में प्रॉपर्टी नहीं खरीदी हुई, सबके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं और वहीं पे उन्होंने प्रॉपर्टियां, या मिडिल ईस्ट में या लंदन में उन्होंने प्रॉपर्टियां खरीदी हुई है। तो किसी को चाइना से वैसा इंटरेस्ट नहीं है। और चाइना भी, बाकी अमेरिकन ने एड दिया इनको 40 साल अमेरिका ने एड दिया। चाइना एड नहीं देता, लोन देता है। और लोन देके जब वो देखता है कि ये दे नहीं पाता तो वो लीज लेता है। जैसे ग्वादार में उन्होंने SEZ 2000 एकड़ का SEZ लीज पे ले लिया 99 ईयर या जितने भी साल का। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, उसको चाइना हर चीज के अंदर या तो आर्म ट्विस्ट करता है या लोन ऐसा देता है जिससे आपको वो डेट ट्रैप में फंसाता है। इंडिया वैसे नहीं। इंडिया जब भी, इंडिया ने किसी को आज तक, श्रीलंका को, बांग्लादेश को फ्रेंडली रिलेशनशिप, मालदीव्स को जो भी दिया, एड दिया, हेल्प दिया। जैसे हमने उनको हेल्प किया श्रीलंका को जब वो फाइनेंशियल क्राइसिस में रिसेंटली थे, किसी और कंट्री ने हेल्प नहीं किया। ये अमेरिकन ने भी, वेस्ट ने एक्नॉलेज किया जैसे इंडिया ने उनको हेल्प किया। और वो सब भी समझते हैं कि श्रीलंकन्स जो हैं वो हमारे साथ एथनिकली, डेमोग्राफिकली वो हमारे करीब हैं। बांग्लादेशी भी वैसे हैं। मगर पॉलिटिक्स है, नेपाल वो चाहता है कि किसी ना किसी तरह दोनों को के बीच में एक ऐसी रिफ्ट रखे कि दोनों तरफ से हम कुछ कुछ ले पाए। यही बात है। मगर सबको ये पता है कि एंड में इंडिया ही उनके लिए पॉलिटिकली सेफ है। तो जब हमने स्ट्रैटेजी बनाई अपनी, उनके स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से अपना नेकलेस ऑफ डायमंड, उसमें हमने रिश्ते बनाने की कोशिश की, ना कि किसी कंट्रोल रिलेशनशिप। हाँ, तो ठीक है, पॉलिटिक्स है। अमेरिकन्स ने अब वहाँ पे बांग्लादेश में अपहीवल करा दिया, शेख हसीना को निकाल दिया, जो भी हुआ। मगर ओवरऑल जो आम आदमी है वो देखता है मेरे को बेनिफिट किधर है। वो उनकी काफ़ी इंडस्ट्री हमारे करके चल रही है वहाँ पे, उनको पावर सप्लाई हम दे रहे हैं, हर तरफ से उनको फ़ायदा हमसे ही है। 3 तरफ से हम हैं, 4थी तरफ से हमारा इंडियन नेवी है। तो बांग्लादेश के हित में है कि वो हमारे साथ। इसलिए जो हमारी स्ट्रेटजी रही है वो इट हैज़ बीन ग्लोबली एक्सेप्टेड एज अ मोर मैच्योर ग्लोबल स्ट्रेटजी। या एंड हमारी स्ट्रैटेजी में एक मेरे को यूनिक चीज़ ये भी लगी सर
कि हम हर जगह रनवेज का एक्सेस ज़रूर लेते हैं, बट वी डोंट स्टेशन आर ट्रूप्स। जबकि गुआम में जैसे हमने देखा कि 30,000 सोल्जर्स जो है स्टेशन कर दिए गए यूएस के द्वारा, उस तरह की चीज़ें हम नहीं करते। वी वुड स्ट्रेटेजिकली जब हमें ज़रूरत होगी हम उन एसेट्स को एक्टिवेट करेंगे, वरना हमें कंट्रोल नहीं चाहिए, जो आपने कहा। ग्लोबल एयर कमांड मॉडल्स क्या हैं? सो जितना मेरे को समझ में आया कि यूएस का एक ग्लोबल स्ट्राइक मॉडल है जहाँ पर वो परसिस्टेंट एक्सेप्शनल पावर प्रोजेक्शन कर पाए। रशिया का मल्टी टीयर्ड सैम फाइटर इंटीग्रेशन प्रोग्राम है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव है पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस, नेटो से हो या यूएस से हो, पेनिट्रेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वील गो इनटू डिटेल कि ये कैसे करते हैं वो। चाइना का डेटरेंस डॉक्ट्रिन है कि इस पॉइंट इन टाइम पे रीजनल कंट्रोल होना चाहिए, और उस रीजनल कंट्रोल के बीच में अगर कोई आएगा तो हम डेटरेंस कॉज करेंगे, यानी कि आप मेरे से कंट्रोल ले नहीं पाओगे। नेटो का कोलेशन ड्रिवन मॉडल है, क्योंकि आपके पास जर्मनी भी है, पोलैंड है, फ्रांस है, और ये सबके जो नेवल और एयर कैपेबिलिटीज़ हैं, हाउ टू इंटीग्रेट ऑल ऑफ देम इनटू अ सिंगल प्लेटफॉर्म इन केस ऑफ प्रोवाइडिंग एड। इसलिए मैंने बोला दैट मेरे को नहीं लगता कि यूरोपियन कंट्रीज इस तरह से सोचते हैं कि हम कभी वॉर में अकेले जाएंगे। उनका हमेशा ये मानना रहता है कि कई सारे देश साथ में आएंगे और हमें उस सारी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करके सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाना है। जिस तरह से उसका झलकी हमने वर्ल्ड वॉर 2 में देखी थी कि कैसे सारे देश साथ में आकर के जॉइंट ऑपरेशंस करते हैं। इंडिया का जो एक अप्रोच है वो बहुत ही हाइब्रिड अप्रोच है, और हम इंडिया पे लास्ट में आएंगे, पर यूएस से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अमेरिका के साथ तो हमको खैर अभी कंपेयर इसलिए भी नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं कंपेयर, इवन चाइना भी नहीं कंपेयर। अमेरिका इज लाइक अ ग्लोबल पुलिसमैन। उन्होंने जो अपनी थिएटर कमांड्स बनाई हुई हैं सारे ग्लोब को कवर करती है, एक भी इंच दुनिया का नहीं है, सिर्फ वही एक कंट्री है जो ऐसे कर रही है। सर ऐसा बोलते हैं कि चाइना के यूएस कैन स्ट्राइक एनीवेयर अक्रॉस द ग्लोब इन 24 मिनट्स। या, और उनके पास इतनी मिलिट्री बेसेस हैं आउटसाइड यूएस, सारा यूरोप, मिडल ईस्ट, फिलीपींस, यू नेम इट, हर जगह उनके पास मिलिट्री बेसिस का एक्सेस। ऑस्ट्रेलिया की डिएगो ग्रेशियो विच इज बेसिकली ओन्ड बाय द ब्रिटिश, यू नो, हर जगह उनकी, सऊदी अरेबिया, यू नेम अ कंट्री, एवरी कंट्री इन मिडल ईस्ट में वो उनके बेसिस हैं। तो उनका तो एक ग्लोबल पुलिसमैन का रोल है। क्या वो हमेशा रह पाएंगे? कल चाइना उनको नहीं रहने देगा इतने ग्लोबल पुलिसमैन का। हमारा वो रोल नहीं है, हमारा रोल वो स्टेज भी नहीं है। पावर इंडेक्स में हम नंबर 4 है। अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया, ये है। अब रशिया और चाइना में बहुत क्लोज हो गए हैं, एक दिन वो चाइना आगे भी जा सकता है। रशिया ने अभी शो ऑफ पावर करा अपना रिसेंट। करेक्ट। सो मेरा कहने का मतलब है, मगर जो फर्स्ट 3 है ना वो बहुत क्लोज हैं पावर इंडेक्स में। हम नंबर 4 पे हैं, मगर हम काफ़ी पीछे हैं। तो इसलिए हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी आज के दिन में और आने वाली 2 डिकेड्स, कंसंट्रेट ऑन बिल्डिंग योर इकोनॉमी। जितना आपके पास ज़्यादा पैसा होगा उतना फिर आप डिफेंस पे लगा पाओगे और डिफेंस कैपेबिलिटी उतनी बढ़ेगी। एंड कंसंट्रेट प्राइमरली ऑन दैट एंड टू सिक्योर योर ओन सेल्फ। हमारी कोई एम्बिशंस नहीं है, हम जाके किसी और का ज़मीन नहीं लेना चाहते। हमारी हिस्ट्री बहुत क्लियर है, 5000 साल में हमने अपने आप को शांत, सिक्योर रखा है और सक्सेसफुल रहे हैं। वही हमारी स्ट्रैटेजी है। तो सर जो यूएस का सबसे ज़्यादा टॉक्ड अबाउट स्ट्रैटेजी है वो वाइल्ड वीजल फॉर्मेशन की बात होती है। ये इसकी हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है इसकी, जो वियतनाम में क्या हुआ था और आज के डेट में ये कैसे रेलेवेंट है वाइल्ड वीजल स्ट्रैटेजी? देखो, कुछ एरियाज हैं जिसमें फ्यूचर वॉरफेयर में बहुत रोल है। एक तो स्पीड, हाइपरसोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जिसमें वाइल्ड वीजल था। वाइल्ड वीजल ने वहाँ भी काम किया, इराक में भी काम किया, यूक्रेन में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। चाइना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में बहुत आगे जा रहा है। इंडिया भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को डेवलप कर रहा है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स एक अनदर फ्यूचर है। एक एआई है, मशीन लर्निंग एंड एआई। सो देयर आर मेनी न्यू टेक्नोलॉजीज जिसके अंदर ड्रोन्स एंड अनमैन्ड टेक्नोलॉजीज जो हैं, ऑटोनॉमी जिसमें बढ़ती है। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके अंदर
दुनिया घुस रही है, मल्टी डोमेन ऑपरेशन है, राइट। सेम टाइम पे साइबर अटैक्स हो रहे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर चल रहा होगा, काइनेटिक एक्शन हो रहा होगा, नॉन काइनेटिक साई वॉर हो रही होगी, साइकोलॉजिकल कैंपेन चल रहा होगा, और फिजिकल कांटेक्ट भी हो रहा होगा, इस ग्राउंड फोर्सेस भी कर रही होंगी, स्पेस इन्वॉल्व होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से चला आ रहा है इन सम अदर फॉर्म, मगर मेन ये वियतनाम में काफ़ी मैच्योर किया। वाइल्ड वीजल थे, एयरक्राफ्ट थे उनके पास, डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट थे जो जैमिंग करते थे, रेडार्स को जैम कर देते थे जस्ट बिफोर स्ट्राइक, टाइमली स्ट्राइक के टाइम जैम करते थे। सिमिलरली रशिया ने यूक्रेन के अंदर, उसके पहले ऑफ कोर्स ड्यूरिंग इराक वॉर या बेका वॉली में वैली ऑपरेशन हुआ 1982 में, इजराइल ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का हैवी यूज़ किया, उनको ब्लाइंड कर दिया बिफोर दे डिड द स्ट्राइक, एंड विद द रिजल्ट बहुत लॉसेस हुए अरब वर्ल्ड के लिए, चाहे वो सीरिया में था या इजिप्ट में। तो मेरा कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आप यूक्रेन बॉर्डर पे हर 10 किलोमीटर के बाद एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमिंग सिस्टम रशिया ने लगा, जो मिसाइल्स को जैम कर रहा है, जीपीएस को जैम कर रहा है, इवन स्टारलिंक को उसने जैम करने की कोशिश की, उन्होंने उनके यूएवीज को, ड्रोन्स को जैम कर रहा है, एंड बीन वेरी इफेक्टिव। मतलब शुरू में ये इंप्रेशन हो रहा था कि ड्रोन जाके सब कुछ तबाह कर देंगे, अब ड्रोन आ गए और कुछ नहीं चाहिए, जहाज बंद करो, सब कुछ बंद करो। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिकॉज 60% ऑफ ड्रोन्स न्यूट्रलाइज हो गए। इंडिया ने ऑप सिंदूर के अंदर जो यूनिफाइड काउंटर ड्रोन सिस्टम, एयर सिस्टम जो यूज़ किया, जिसके अंदर ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया, बल्क ऑफ द ड्रोन्स हमने न्यूट्रलाइज किया। 800-900 ड्रोन फायर हुए ऑप सिंदूर के अंदर हमारे अगेंस्ट। कोई बता दो एक बंदा मरा है हमारा, वो एयरफोर्स का एक कॉपल, वो भी बिल्डिंग के अंदर वो ड्रोन गिरा, कोई डैमेज नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि देयर आर काउंटर सिस्टम्स। सो इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड साइबर की एक कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है, और हमको डाटा लिंक्स को न्यूट्रलाइज करना है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साथ, जीपीएस सिग्नल को करना है, ऐसे रेडार्स को करना है, मिसाइल हेड को करना है, उसमें लेज़र यूज़ करना है, तरह तरह के सिस्टम अदर देन ब्रूट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर जो यूज़ होती है उसके अलावा। सो वाइल्ड वीजल का जब मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि वियतनाम में F-16 और F-4 जहाज़ होते थे जो पहले एंटर करते थे ऑलमोस्ट ऑन अ सुसाइड मिशन। इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि 0.5% जो फेटिलिटी रेट होता था वो बढ़ के 3.8% हो गया था ड्यूरिंग वियतनाम वॉर बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। उनका काम होता था कि कोई सैम हम पे वार करे तो हम ट्रेस कर लें उसका सोर्स, ट्रायंगुलेट कर लें और फिर उसको डिस्ट्रॉय करें। अब जो ओपोनेंट है वो भी सोचता था कि यार मैं फायर करूं कि नहीं करूं, क्योंकि अगर मैंने फायर करा तो मैं डिटेक्ट हो जाऊंगा। एब्सोल्युटली, ये इन्होंने इसके भी टैक्टिक्स पाकिस्तान ने यूज़ किया ऑप सिंदूर में चाइनीज सैटेलाइट्स को, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि S-400 हमारी किधर है। हाँ। जब S-400 ने फायर किया टू शूट डाउन दैट, मैंने आपको बोला है, हाई वैल्यू एयर एसेट को, पाकिस्तान हिल गया था। तो उन्होंने चाइना से हेल्प लेके, कि उनकी सैटेलाइट्स हमारे को देख रही थी, लोकेशन पता की, मगर हमारा तो सिस्टम बहुत है शूट एंड स्कूट, यानी कि फायर करो और भागो दूसरी जगह। और उन्होंने जो अटैक वापस किया तो उसी स्पॉट पे किया जहां पे हमारी S-400 की पहले लॉन्चर थी। तो कहने का मेरा क्या मतलब है कि ये तो टेक्निकल इश्यूज हैं, हर कंट्री को ये देखना है। इंडिया इसको बहुत अच्छी तरह समझता है कि जब भी आप मिसाइल फायर करोगे, अगला उस लोकेशन पे वो ट्रायंगुलेट हो जाएगी, करेगा, जैसे भी करे, चाहे वो सैटेलाइट से करे, चाहे वो रेडार को यूज़ करे या वेरियस अदर मीन्स से, और उसको आप लोकेशन शिफ्ट करोगे। सो देयर इज सर्टेनली वाइल्ड वीजल वाज अ प्रोग्राम फॉर जैमिंग एंड लोकलाइजिंग, लोकेटिंग enemy assets using electronic means, and after that to neutralize those. Yes. So sir, इंडिया की जो स्ट्रैटेजी बताई जाती है, जो कि वुल्फ पैक स्ट्रैटेजी जिसको बोला जाता है पॉपुलर मीडिया टर्म्स में, वुल्फ पैक स्ट्रैटेजी क्या है और वो कैसे काम करती है? ये जो वर्ड्स है ना, वुल्फ पैक, अमेरिकन, बहुत तरह तरह के वर्ड्स निकालते रहते हैं। अब मीडिया भी ऐसे ही वर्ड्स पिकअप करता है, मगर
मेरा कहने का मतलब है, यू सी, जब भी हम कोई स्ट्राइक मिशन पे जाते हैं या हम ऑफेंसिव स्वीप पे जाते हैं, तो एक जहाज नहीं जाता, उसमें पैकेज होता है। हाँ, तो अब ये पैकेज, जैसे आप एयर मार्शल रहे, आप कैसे डिसाइड करते हैं कि ये क्या पैकेज? उसकी बहुत रीजंस होते हैं। जब पैकेज डिसाइड होता है, थ्रेट एप्रिसिएशन, उनके रेडार्स कहाँ है, क्या वो रूटिंग करेगा पैकेज, थ्रेट, उनकी वेपन्स कहाँ है, ग्राउंड बेस्ड वेपन्स कहाँ है, एयरबोर्न एसेट्स कहाँ है, जहाज कहाँ से आ सकता है, उसके पास भी एयर टू एयर मिसाइल है क्या, उसके पास वेपन है क्या, जैमिंग कर सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पैकेज से मैं ऑडियंस को समझा दूं कि पैकेज से आपका मतलब है कि कौन कौन से जहाज साथ में जाएंगे, कौन कौन से पेलोड क्या लगेगा उसके अंदर, कौन से ड्रोन्स जाएंगे साथ में, ये पूरा का पूरा जो काफिला है, वो उसको आप पैकेज कह रहे हैं। करेक्ट, एब्सोल्युटली। वो जो काफिला है वो कैसे जाएगा, इकट्ठा जाएगा तो सारे के सारे को थ्रेट हो सकती है। एक कैसे वो सेग्रीगेट किया जाएगा, डिकॉयज कहाँ से जाएंगे, रियल स्ट्राइक कहाँ से जाएगी। डिकॉयज क्या होता है, रियल स्ट्राइक क्या होता है? डिकॉय है कि एक्चुअली उसने कुछ नहीं करना, उसने अपने आप की तरफ सबको, दुश्मन के जहाज़ों को खींचना या वेपन्स को खींच लेना है और मतलब के टाइम पे मुड़ जाना है वापस। अच्छा, तो वो रडार पे जानबूझ के दिखाई दे रहा है उसके पास। और डिकॉय ऐसे भी हो सकते हैं, ड्रोन्स का काफिला हो सकता है, और ड्रोन्स के अंदर भी ऐसे रिफ्लेक्टर लगे हों जो रेडार्स को आसानी से लगे कि ये तो जहाज ही आ गए, एक्चुअली वो होना। तो ऐसे डिकॉय फाइटर जहाज भी हो सकते हैं, और ये कैपेबिलिटी है हमारे पास, सब कैपेबिलिटीज है। मैं जो भी कैपेबिलिटी आपको बता रहा हूँ है, जो भी कैपेबिलिटी वर्ल्ड में किसी के पास भी है, हमारे पास है। ये 19-20 का फ़र्क है, किसी के पास मिसाइलें लंबे रेंज की हैं या वेपन ज़्यादा भारी हैं, किसी का मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है, किसी के पास फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है, ठीक है, मगर उतना भारी नहीं है। हमारा छोटा बॉम्ब है, वो एक गिराएगा, हम 4 गिरा देंगे, वहीं पे जाके बराबर हो जाए। तो मेरा कहने का मतलब है, ये जो पैकेज है, आप जिसको वुल्फ पैक कह रहे हो, वो पैकेज में बहुत चीज़ें सोची जाती, किस तरह का टारगेट है, उसको किस तरह का वेपन चाहिए, क्या A2 जहाज से गिराना है, क्या A2 सरफेस मिसाइल मारनी है, कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल मारनी है, उसकी रनवे की किस पॉइंट पे मारना है। जैसे हमने वहाँ पे देखा आप सिंदूर में कुछ रनवेज के, हमने जहाँ 2 रनवे थे उसके सेंटर पे बॉम्ब गिराया। हमने ऑल्सो रियलाइज किया कि इज नॉट पॉसिबल, बाहर हैंगर के अंदर, हमने बुलारी में हैंगर में मारा। तो उसके अंदर F-16 बड़े थे। तो मेरा कहने मैं एक देखा सर, चिमनी, जो पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो उसके डोम के अंदर से जो है मिसाइल। हम ये पैकेज बनाते हैं ना, उसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जहाज चाहिए होते हैं, AEWC चाहिए, एयर टू एयर रिफ्यूलर चाहिए, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर गोइंग टू गो स्ट्राइक। अगर आपने समुद्र में दूर जाना तो आपको एयर टू एयर रिफ्यूलिंग चाहिए रास्ते में या जो भी। तो इस तरह के तरह के पैकेज। फिर बीच में ड्रोन्स एम्बेड करते हो आप। ड्रोन्स के अपने रोल हो सकते हैं, उनके अपने टारगेट होंगे, उसमें ड्रोन्स डिकॉय का भी काम करेंगे, ऑफेंसिव भी काम करेंगे, कुछ जाके बैटल डैमेज को सेस करके वापस लाएंगे। तो तरह के, तो उसमें ऐसा भी हो सकता है एक ड्रोन कैरियर जा रहा है, उसमें से स्वॉर्म ड्रोन्स निकल गए या कामाकाजी ड्रोन्स निकल गए, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ टारगेट। जो स्वॉर्म है वो एक डिफरेंट है, एक ड्रोन का पैकेज होना डिफरेंट है। स्वॉर्म है जब वो आपस में ही बातें करते हैं, जैसे अपने बर्ड्स जाते हैं ना अपने ग्रुप में, तो वो इंडिपेंडेंट हैं। वो इंडिपेंडेंट नहीं, उनके पास भी कोई, उनका मदर जो है उसको कंट्रोल हम कर रहे हैं, या जहाज से कर रहे हैं या ज़मीन से कर रहे हैं, मगर स्वाम जो है उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन है। और स्वाम के अंदर भी तरह के हैं, कोई ऑफेंसिव वाले हैं, कोई जैमिंग वाले हैं, कोई जो भी तरह के हैं। कोई सिर्फ पिक्चर लेके आते हैं या पिक्चर से दूसरों को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि यहाँ पे स्ट्राइक करो, टैंक हिल रहा है, टैंक मूव कर रहा है, उसको इस तरह जो ड्रोन्स हैं। मगर जो फ्यूचर है वो है मैन अनमैन्ड टीमिंग का, जिसके अंदर मैन जो हम कहते हैं, या वो ग्राउंड पे बैठा होगा, या वो एयरबोर्न होगा, फाइटर एयरक्राफ्ट में होगा, या वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में होगा। अब C-130 में से आप 150 ड्रोन रिलीज कर सकते हो, वो जा रहे हैं, अब वो C-130 कंट्रोल कर सकता है, या पीछे से एक फाइटर एयरक्राफ्ट आएगा जो कंट्रोल करेगा। कुछ चीज़ें उनको पहले ही काम असाइन हुए हैं, कुछ असाइनमेंट्स आप एयर में बदल सकते हो। तो इस तरह के रोल्स जो हैं, जो ड्रोन आज के दिन एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर रहा है। ड्रोन हेलीकॉप्टर्स आर लैंडिंग, मीन्स अनमैन्ड हेलीकॉप्टर्स आर लैंडिंग, अनइनहेबिटेड हेलीकॉप्टर्स आर लैंडिंग
on moving ships on their own without ground support. Means वो लैंडिंग पॉइंट भी उनको पता है, वहाँ जाके वो लैंड कर रहे हैं और शिप रॉक कर रहे हैं और फिर भी वो लैंड कर रहे हैं. तो बहुत एडवांसमेंट है. आज से 20 इयर्स के अंदर कोई रोल नहीं होगा जो ड्रोन ऑन इट्स ओन नहीं कर पाएगा. ट्रांसपोर्ट कार्गो का रोल छोटे ड्रोन्स लेह लद्दाख में हम यूज़ कर रहे हैं. आगे म्यूल्स में लेके जाते थे सामान, पहाड़ी के ऊपर हमारा बंकर है, नीचे से अब वो ड्रोन लेके जा रहा है. ड्रोन्स की कैपेबिलिटी बढ़ रही है. उस हाई ऑल्टीट्यूड पे भी कई किलो उठा लेते हैं वो, 10-10, 15-15, 20-20 किलो उठा रहे हैं. अभी 50 किलो वाले भी ड्रोन बन रहे हैं. तो मेरा कहने का मतलब है कि लॉट ऑफ थिंग्स आर इवॉल्विंग. ये MUMT जो है इसमें बहुत फ्यूचर है. मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि एक इम्प्रेशन है जो यूक्रेन वॉर के बाद खास करके और इवन वेस्ट एशिया में कि ड्रोन्स विल डू एवरीथिंग. वो नहीं होने वाला. देखो ड्रोन के काउंटर्स बहुत बन गए. सारे वर्ल्ड के 5th and 6th जनरेशन प्रोग्राम, चाहे वो चाइना का है, अमेरिका का, रशिया का है, यूरोपियंस के हैं प्रोग्राम, GCAP है, FCAS है, जो टर्की का 5th जनरेशन, इंडिया का, आम का, सब में आदमी बैठा है, सब में पायलट. मतलब आने वाले 70-80 साल कहीं नहीं गए. उसके बाद क्या होगा हम कह नहीं सकते. मेरा कहने का मतलब है ड्रोन्स आर गुड, दे आर इम्पॉर्टेंट, दे आर एन इम्पॉर्टेंट एसेट, दे आर रिलेटिवली चीपर, they are fairly accurate, they have their own job. Fighter aircraft have their own job. Man still has a job, whether it's in the air or on the ground. So therefore, we are very clear. The world is very clear. Otherwise, nobody will put billions and trillions of dollars on programs like Americans ने अभी 6th जनरेशन F-47 बोइंग का सिलेक्ट किया है, और 2 6th जनरेशन फाइटर चाइना उड़ा रहा है. सब में आदमी बैठा है. करेक्ट, आप समझ रहे हैं. सो ये MUMT एक अच्छी कॉम्बिनेशन है. ड्रोन्स भी जरूरी, आदमी भी जरूरी, मिल के हम वो काम करेंगे और हर स्टेज पे इनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश होगी. वो तो रहेगी और रहनी भी चाहिए. यस. सो यानी कि कॉमन लैंग्वेज में अगर मैं उतारूं तो वुल्फ पैक, जैसे आपने बताया कि जैसे मान लीजिए राफेल जा रहा है तो वो लॉन्ग रेंज है. दूसरा आपका उसके साथ अगर मिग, खैर अब तो जाते नहीं है, बट मिग 21 है तो उसमें आपका एक LCA कह लो आज के दिन. LCA, हाँ, तेजस हो गया हमारा. तो उसके अंदर जो है हम इंडिजीनियस वेपन पेलोड लगा सकते हैं अपना, जो भी हमें लगाना है. और साथ में जो आपके रिकॉनेसेंस के लिए जो है ड्रोन सिस्टम जा रहे हैं आपके, ताकि आप आगे का एरिया देख सकते हो, कवर कर सकते हो. सो आपका एक तरह से ये वॉरशिप या स्पेसशिप की तरह पूरा सिस्टम आपस में काम करता है, ताकि एक दूसरे की जो स्ट्रेंथ है उसको लेवरेज करें और एक दूसरे की जो वीकनेस है उसको कवर करें. इस तरह से ये पैकेज पूरा डिसाइड होता है. जैसे Su-30 है, वो ज़्यादा ब्रह्मोस कैरी कर सकता है, ठीक है, और कंपेयर टू दी अदर एयरक्राफ्ट. तो अगर मेरे को ब्रह्मोस फायर करनी है तो मैं ज़्यादातर Su-30 को ही यूज़ करूँगा. लेकिन अगर डॉग फाइट हो सकती है तो तेजस जाएगा साथ में, ताकि वो लाइट. और भी रोल है. ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म होते हैं फॉरवर्ड बेसिस के ऊपर, कोई थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए तो वहाँ तेजस बैठे हैं या कहीं और. सो इस तरह के हर जहाज की स्ट्रेंथ के, जैसे आपने बोला, देखो सबसे बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट अमंग मॉडर्न फाइटर्स इन द वर्ल्ड इज विद द रफाल. सो अगर मैं फॉर्मेशन के अंदर एक रफाल डालूंगा, वो दूसरों को भी कुछ कवर देगा, अपने आप को तो बचाएगा. तो इसलिए यू आर राइट कि हमको जो हर जहाज की स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक रोल्स एंड पोजीशन इन पैकेज बनानी पड़ती है. सो दैट्स द वे इट इज. देखिए कई कंट्री के पास डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है. यू नो चाइना के पास है, उनके H-6 बॉम्बर्स, उनको डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी बनाया. हमारे पास भी होते थे, आज के दिन में नहीं है, शायद एक ना एक दिन बाद में हमारे पास भी डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट होगा. AEWC जिसके बारे में आपने जिक्र किया, बहुत इम्पोर्टेंट एसेट है, बिकॉज ये सिर्फ एयर की नहीं, ग्राउंड, सी, सरफेस, सारी बैटल्स को मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है और सपोर्ट करता है. तो इसलिए इनके रोल हैं. आज के दिन में आप जानते हैं कि हमारे पास 6 AWC हैं, प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है. 6 और छोटे नेत्रा बनेंगे, बड़े भी नेत्रा 2 जिसको कहते हैं, बड़ा एयरलाइनर की बॉडी पे बनाया जाएगा, वो भी 6 गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं. लंबा प्रोसेस है, 5-6 साल लग सकते हैं. और हम तो कहते रहे
जो एनालिस्ट हैं कि इसको बहुत एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है, बिकॉज इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, थ्रेट्स हमारी बहुत ज़्यादा हैं, दो तरफ तो हमारी न्यूक्लियर पावर्स बैठी हुई हैं, दोनों के साथ हम लड़ाई कर चुके हैं, दोनों के साथ हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमारा लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट्स है, उधर बांग्लादेश भी अब आज के दिन में अनफ्रेंडली है, तो इसलिए हमारे को थ्रेट ज़्यादा है। और पर ये थोड़ा सा सर, ये एवैक्स का बहुत बात होती है इसके बारे में, और जैसे आपने नेत्रा की भी बात करी, तो ये थोड़ा सा ऑडियंस के लिए समझा देंगे ये पूरा सिस्टम किस तरह से काम करता है, एंड स्पेशली जो आपने पहले बात बोली थी कि मिड स्पेस एरिया जो है या लोअर स्पेस एरिया जो है उसमें डोमिनेंस क्यों ज़रूरी है इस एवैक्स सिस्टम में इंडिया को आगे बढ़ने के लिए। ओके, पहले तो AEWC जिसको बोलते हैं, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, एवैक्स एक स्पेसिफिक अमेरिकन एंड जापानीज जहाज को एवैक्स बोलते हैं, बट आजकल लूज लैंग्वेज में सारे उसको एवैक्स बोलते हैं, बट AEWC इज द करेक्ट वर्ड, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल, व्हिच मींस सेम एज व्हाट एवैक्स डज। तो उसमें क्या है, एक बड़ा ट्रांसपोर्ट जहाज है, उसके ऊपर एक रेडार है, तरह तरह के रेडार हैं, रोटेटिंग रेडार है, स्ट्रेट रेडार हैं, 360 डिग्री कवर कर रहा है, कोई 240 डिग्री कवर करता है वो रेडार। उसके अंदर कैबिन्स बनी हैं, कंट्रोलर्स बैठे हैं कि वो वहाँ से ही ऑपरेशंस कंट्रोल कर सकते हैं। टिपिकली AEWC की रेंज 400 से 600 किलोमीटर हो सकती है, एयरबोर्न टारगेट्स को, ग्राउंड टारगेट्स की थोड़ी कम हो सकती है रेंज। तो इस रेंज में पूरी बैटल स्पेस को वो मॉनिटर कर सकते हैं, कितने लार्ज नंबर ऑफ थ्रेट्स को हैंडल कर सकते हैं, 200 एयरक्राफ्ट के पैकेज को कंट्रोल कर सकते हैं, और सिमिलरली एनिमी की थ्रेट्स जो है, एयरबोर्न थ्रेट्स हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं, ग्राउंड मूवमेंट्स को वो देख सकते हैं, इंडियन आर्मी को सपोर्ट कर सकते हैं। उसकी जो बिग पिक्चर है वो IACCS जो है, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ऑफ इंडियन एयरफोर्स, उसके अंदर जाके मिल जाती है, और वो इंफॉर्मेशन नेवी और आर्मी को भी दी जाती है इन रियल टाइम, सो दैट देयर सिचुएशनल अवेयरनेस। प्लस उन दोनों ने भी अपने सिमिलर प्रोजेक्ट्स चालू किए हुए हैं, एक ना एक दिन ये सारे प्रोजेक्ट्स इकट्ठे हो जाएंगे, और सारी बिग पिक्चर, सारे सिविल रेडार्स इंडियन एयरफोर्स ने आगे ही इंटीग्रेट कर लिए हैं। तो इस तरह ये जो, और AEWC का एडवांटेज है वो हवा में बैठा है, और हवा से रेंज बढ़ जाती है, उसकी रेंज, लाइन ऑफ साइट रेडार की जो होती है वो बढ़ जाती है। सैटेलाइट्स भी अब बहुत हो गई हैं, मतलब स्काई तकरीबन 25-30 हज़ार सैटेलाइट लाइव चल रही है इस टाइम पे, और नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, लाख हो जाएंगी, जगह नहीं मिल रही है पार्किंग के लिए वहाँ सैटेलाइट्स के ऑर्बिट लेने के लिए। तो वहाँ पे जो सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में चल रही हैं, वो आपको घूम घूम के उसी इलाके पे आ रही है, आपके एरिया में। अब जो चाइना वगैरह है, अमेरिका में, उन्होंने, उसके पास इतना पैसा, इतनी ज़्यादा सैटेलाइट चला चुके हैं कि वो तकरीबन सारे एरियाज ऑफ इंटरेस्ट में ऑल द टाइम उन्होंने कवर किया है। हमारे पास जो सैटेलाइट्स हैं ग्रो कर रही हैं, स्पेस केबिलिटी बहुत है, मगर हमारी नंबर ऑफ टोटल सैटेलाइट्स आर स्टिल मच लेसर। Still we may be number 4 or whatever in the world, but we, for a country under threat, we need many more satellites. हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर के डीप तक हमारी कवरेज ऑल द टाइम हो, या ऑल द टाइम नहीं, हर 2-3 घंटे के बाद तो जरूर हो। वो आज के दिन में नहीं है, 1.5 दिन है, या जो भी है, फिगर्स बदलती रहती हैं। तो मेरा कहने का मतलब है वो सैटेलाइट्स, और वो भी IACCS के साथ जुड़ा है, AEWC भी IACCS का, सारे ग्राउंड रेडार भी जुड़े हुए, सारे मिसाइल सिस्टम भी जुड़े, सारे एयरक्राफ्ट भी जुड़े हुए, सारे एसेट्स आपके उसके साथ जुड़े हैं IACCS में। उनको सारा कुछ पता लग रहा है, वो जहाँ भी बैठे हैं अंडरग्राउंड या जहाँ भी। तो ये तो रहा एज फार एज नियर स्पेस। क्यों? देखिए, हाई ऑल्टीट्यूड सर्विलेंस बलून्स, हैप्स जिसको बोलते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जो उस लेवल पे UAV टाइप अनमैन्ड उड़ेंगे सर्विलेंस के लिए। वो देखो, तो यानी वो एक तरह से एयर्स में स्टेशन बन गया आपका। नियर स्पेस है ना। हाँ। 70,000 फुट से लेके आप कह सकते हो कि 100 किलोमीटर जहाँ से रियल स्पेस शुरू होती है। हाँ। इसको नियर स्पेस बोलते हैं। बस नियर स्पेस में बहुत कुछ है। कल को हाइपरसोनिक जहाज जाएंगे इसमें, एक दिन एयरलाइनर जाएगा इसके अंदर, कितने ही अब प्राइवेट रॉकेट भी चल रहे हैं। तो
बहुत कुछ उस इलाके, बलून्स उड़ रहे हैं उस इलाके में, और बैलिस्टिक मिसाइल्स उस इलाके में से जा रही हैं। तो ये जो नियर स्पेस है उसके अंदर एक्शन बढ़ रहा है। सी फिजिक्स डिफरेंट है, एयर की फिजिक्स डिफरेंट है, स्पेस की फिजिक्स डिफरेंट है। जो नियर स्पेस है उसमें एक मिक्स्ड कंफ्यूज्ड फिजिक्स है, तो एस्ट्रोनॉमी, तो उसमें भी काम हो रहा है, और न और चीज़ें उसके अंदर आएंगी। नियर स्पेस में कैपेबिलिटी हमारे को बढ़ानी है। जो सैटेलाइट 100 किलोमीटर जा रही थी वो कोशिश कर रहे हैं उसको 80 पे ले आए, 70 किलोमीटर पे ले आए, ताकि और बेटर लाइन ऑफ साइट मिल जाए। फिर छोटी छोटी सैटेलाइट्स आ गई हैं। अब तो क्यूब सैट्स आ गई हैं, बड़ी छोटी छोटी है, इतनी इतनी साइज की हैं। सर PSLV ने जो है 104 सैटेलाइट लॉन्च कर, जो जितनी छोटी सैटेलाइट्स होंगी, छोटी है, सस्ती है, जल्दी बनती है, ज्यादा क्वांटिटी में रख सकते हो, स्टैंड बाय पे रखते हो। सैटेलाइट ऑन डिमांड एक कॉन्सेप्ट है, मतलब मेरे को सैटेलाइट अभी चाहिए तो क्लाउड सर्विस की तरह मिल जाती है, एकदम मिलेगी आप। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये बदलाव आ रहे हैं। स्पेस को डोमिनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अमेरिका, चाइना, रशिया बहुत आगे हैं, इंडिया कैचअप कर रहा है और तेजी से कैचअप करने की ज़रूरत है। और वेपनाइजेशन स्टेट आज के दिन में कैपेबिलिटी हमारे पास भी है, हम भी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। सैटेलाइट हमने डेमोस्ट्रेट कर दिया है, उससे पहले बाकी इन तीनों कंट्रियों के पास भी कैपेबिलिटी है। तो देयर इज वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस टेकिंग प्लेस। सर्टनली स्पेस के एसेट्स को न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली इट्स लाइक AEWC को अगर न्यूट्रलाइज करना है तो कुछ सैटेलाइट को भी करना पड़ेगा। अगर आपको डोमिनेट करना है, उसको ब्लाइंड करना है, अब उसको कैसे न्यूट्रलाइज करते हो? यहाँ से लेजर्स के साथ उसको ब्लाइंड करते हो, या उसका कुछ और इलेक्ट्रॉनिक्स बर्न कर देते हो, या उसको फिजिकल किल करते हो बाय काइनेटिक मीन्स, बाय फायरिंग समथिंग एट इट, व्हाटएवर, या उसको ग्रैब करके, जैसे चाइना के पास कैपेबिलिटी है कि वो जाके ग्रैब करके उसको फेंक देगी सैटेलाइट को। ये कैपेबिलिटी है चाइना के पास? ये तो सबके, अमेरिका के पास भी है और इंडिया भी डेवलप करेगा एक ना एक दिन, कि आपके पास एक आर्म होगी, वो जाके उसको सैटेलाइट को पकड़ के किसी और डायरेक्शन में फेंक देगी, तो आउट ऑफ ऑर्बिट हो गया। हाँ, उसको आउट ऑफ ऑर्बिट, या वो जमीन पे गिरेगी या कहीं और घूम जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है कैपेबिलिटीज इन स्पेस बढ़ रही हैं और बढ़नी चाहिए। हमारे पास, इंडिया के पास सारी कैपेबिलिटी, हम मार्स पहुंच गए, हम मून पे पहुंच गए, हम सारा कुछ पहुंच गए। इसका मतलब ओनली थिंग इज दैट वी नीड many more satellites which are planned, but perhaps I as an analyst sitting outside, I'm always in a hurry. हम तो all the time चाइना के साथ कंपेयर करते हैं, हम चाहते हैं जो भी करना है जल्दी करिए। सर, इतना स्पेस तक वॉरफेयर पहुंच गया, इसमें हेलीकॉप्टर का क्या रोल? अब क्योंकि वैसे हेलीकॉप्टर के बारे में बहुत बात करी जाती है, आपने भी लिखा है हेलीकॉप्टर कैपेबिलिटी के बारे में, लेकिन जब हम देखते हैं विजुअल्स में तो ऐसा लगता है यार ये तो इजी टारगेट लग रहा है जाते हुए, तो ये क्या काम आएगा? तो हेलीकॉप्टर का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या होता है एयरफोर्स में? देखो, सबसे बड़ी बात है उसको रनवे नहीं चाहिए। हाँ, मतलब वो तो कहीं भी कच्ची है। मतलब देखते हैं कि जब हम फ्लड्स वगैरह होते हैं तो वो तो जाके वहीं भी लैंड कर जाता है, कहीं भी इमरजेंसी होती है हेलीकॉप्टर की तो खेत में भी लैंड कर जाता है इमरजेंसी में। तो हेलीकॉप्टर का बहुत बड़ा एसेट है ये। देखिए, हाँ, रिसेंटली खास करके यूक्रेन में हमने देखा कि कुछ हेलीकॉप्टर्स उड़ा दिए गए, बिकॉज अब मिसाइल्स बहुत बढ़ गई हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल, शोल्डर फायर्ड, कई सोल्जर्स के पास हैं, भर गई हैं, वो सस्ती भी हैं रिलेटिवली। तो हेलीकॉप्टर को थोड़ी थ्रेट हो गई। कुछ गलतियां भी की यूक्रेन में भी। एक हेलीकॉप्टर हमारा भी गया था कारगिल में, बिकॉज उसके पास फ्लेयर्स नहीं थे। जिसके पास फ्लेयर थे वो सब बच गए। तो दैट मीन्स काउंटर्स टू मिसाइल्स हैं। हेलीकॉप्टर का रोल, लॉजिस्टिक रोल बहुत ज़्यादा है। लॉजिस्टिक रोल तो कहीं नहीं जाएगा ना उसका। हाँ, ऑफेंसिव, क्या वो जो क्लोज एयर सपोर्ट करता था, हेलिना मिसाइल मारेगा हेलीकॉप्टर से, एंटी टैंक के लिए उसको ज़रा थ्रेट बढ़ गई है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, थ्रेट के लिए उसको क्या क्या करना है, वो उसके लिए काम चल रहा है। हेलीकॉप्टर के अपने आर्मर प्लेटिंग, नई नई तरह की हल्की आर्मर प्लेटिंग्स बन रही हैं। तो देयर आर वेज बीइंग फाउंड टू कंटिन्यू टू हैव दैट रोल। बट ये जैसे मैंने बताया कि ये तो अप एंड डाउन थोड़ा चलते रहेगा। मतलब शुरू में कई ड्रोन्स ने टैंक्स को ख़त्म कर दिया, तो लोगों ने कहा टैंक का काम खत्म, ऑब्ituary लिख दी।
लोगों ने आर्टिकल्स आने शुरू हो गए अखबारों में, भरे पड़ा इंटरनेट पे कि टैंक की ऑबिचुरी हो गई खत्म, मगर टैंक खत्म नहीं हुआ। उन्होंने उसका भी हल निकाल लिया, मटेरियल्स आ गए, टॉप से भी आर्मर आ गया, आर्मर भी आजकल वो सिंथेटिक आर्मर है, उसका वजन भी कम है, प्रोटेक्शन भी तकरीबन उतनी ही देता है। तो ऐसे करके हर चीज़ के, तो हेलीकॉप्टर का रोल अभी बिल्कुल है। फिर कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू जाएगा दुश्मन के, और आपने एक फॉरवर्ड एयर बेस को बम्बार्ड किया है, उसको टेक ओवर करने के लिए खूब सारे हेलीकॉप्टर जाएंगे, आपके कमांडोज जाएंगे उसके अंदर, पैरा एसएफ जाएगी, डे एंड नाइट ऑपरेशन करेंगे ये लोग, सो नाइट विजन गॉगल के साथ उड़ेगा, बहुत कुछ होगा। तो हेलीकॉप्टर का रोल है अभी, मगर जैसे मैंने कहा, जब भी किसी लड़ाई में थोड़े से हेलीकॉप्टर गिर जाते हैं या कोई भी जहाज गिर जाता है तो लोग कहते हैं तो खत्म। मगर खत्म कुछ नहीं होता, हर की और टेक्नोलॉजी आती है और तरीका। जो आपने अरेबियन सी की बात करी, उसमें भी हेलीकॉप्टर, मुझे लगता है कि अगर एक एयर कैरियर पे या अंडमान में हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं तो वो हमें बहुत लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस का मौका दे सकते हैं कम से कम। देखिए, वर्ल्ड में देयर आर डेडिकेटेड शिप्स कॉल्ड हेलीकॉप्टर कैरियर्स। अच्छा, डेडिकेटेड, जैसे एयर कैरियर होता है वैसे हेलीकॉप्टर कैरियर्स। In any case, every ship that you design, even smaller ones, has a place for a helicopter. Yes. Because helicopter has a great role within the Navy, for example. From one ship to the other is carrying a lot of communication, materials, information, some items, etc., etc. You know, so it has a communication come logistic role, and it has anti-shipping role. You know, सबमरीन को डराता है, उसके पास मिसाइल है, एंटी सबमरीन वेपन है उसके पास, जो भी है, टॉर्पीडो है या आजकल मिसाइलें आ गई, वो कैरी कर रहा है। सो देयर इज अ रोल। सो ऐसे एयरफोर्स के अंदर बहुत सारे रोल हैं, जैसे अदर देन लॉजिस्टिक्स, यू नो, ऑफेंसिव रोल्स है। आप एक बॉर्डर का रेडार है, उसको आप न्यूट्रलाइज कर दोगे, हेलीकॉप्टर लो लेवल जाएगा, पॉप अप करके मिसाइल मार के उसके एंटेना को खत्म कर दिया, रेडार खत्म हो गया। तो इस तरह आप वो करेंगे। जो you are the only air marshal in the world who has ever experienced a actual in-flight ejection. एंड मैंने जितना पढ़ा था कि इजेक्शन से जो है बॉडी पे बहुत ट्रॉमा होता है, इट इज समथिंग दैट is not just a physical trauma to the body, also psychological trauma to the body. तो ये क्या हुआ था और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा सर उसमें? Tarun, yes, you're right. I'm the only air marshal in the world to have ejected from a fighter aircraft in the rank of an air marshal. Okay. Yes. So, क्योंकि एयर मार्शल का भी उतना खतरा नहीं उठा रहा होता, क्योंकि वो इतना बड़ा एसेट होता है कंट्री के लिए। 24th February 2012, I was in Gwalior. I had commanded one squadron. Later, that time I was the Commodore Commandant of one squadron. It is traditional for senior officers. When you go back to your squadron, you must you do a sortie. That's a way of telling the young people that हमने इसी fleet के अंदर grow किया, और you know, we are with you, and that you know, you have the best aircraft that you are flying. You know, it's a big morale boosting. Also for the personnel, they feel nice that some senior officers come to fly. Yes. You know. और जो सीनियर ऑफिसर फ्लाई नहीं करते तो पीपल डोंट लुक अप टू देम, बिकॉज उनको लगता है यार ये इतना सीनियर अफसर है। जैसे हमारे प्रेजेंट एयर चीफ हैं, वो MiG-21 सोलो उड़ाए, वो LCA सोलो उड़ाते हैं, तो सारे देश को गर्व होता है। मीडिया वाले उसको बताते हैं सारे देश को, देखो एयर चीफ है, सोलो उड़ा रहा है, तो बड़ी बात होती है। तो उस तरह मैं एक फ्लाइट करने गया, CO ट्रेडिशनल है, CO शुड फ्लाई विद यू, CO के साथ मैं फ्लाई कर रहा था। तो 5 मिनट आफ्टर टेक ऑफ 11,000 फीट पे थे हम, तो एक बड़ा सा धमाका हुआ, पीछे इकलौता इंजन जो था वो फट गया। हमने इंडिकेशन, कौन सा जहाज था सर? मिराज 2000। मिराज 2000, क्योंकि मैं मिराज 2000 का पायनियर था। मैं इनिशियल 8 पायलट जो फ्रांस में ट्रेन हुए थे उनमें से एक था, और जो फर्स्ट फॉर्मेशन 4 जहाज़ों की इंडिया में लैंड की थी उसमें मैं एक था। तो जैसे ऑडियंस को शायद याद होगा, जैसे राफेल जब पहली बार फ्रांस से इंडिया आए थे, इसी तरह से जब मिराज पहली बार फ्रांस से इंडिया आए थे तो वो आप लेकर आए थे। उसी कंपनी का जहाज है, दासो का मिराज है 2000, और दासो का ही रफाल है। जिस बेस से उनकी फैक्ट्री से हम टेक
ऑफ किए थे, वहीं से ये रफाल टेक ऑफ किए थे। अरे फ़र्क इतना था कि हमको उस टाइम एयर टू एयर रिफ्यूलिंग नहीं थी 1985 में, तो हमको 3-4 जगह रास्ते में रुकना पड़ा। रफाल वाले सीधा भी आ सकते हैं और उनके पास एयर टू एयर रिफ्यूलिंग है, और वो आए सीधा, विच वॉज अ वेरी बिग स्ट्रेटेजिक सॉर्ट ऑफ सिग्नल टू द वर्ल्ड जब ये लोग आए। तो मिराज 2000 का मैं पायनियर था और मैंने मिराज स्क्वाड्रन ही कमांड किया था। सो जब ये इंडिकेशंस हुई हमको कि अब इंजन गया, उसको कुछ नहीं कर सकते, हमने कोशिश की स्टार्ट करने की, भी हमको पता था बेकार है, बिकॉज थोड़े से सेकंड मिलते हैं जिसके अंदर आपको डिसीजन लेना है इजेक्ट करने का, और ऑल्सो तैयार करना है अपने आप को थोड़ा कि रेडी करना है, पोस्चर बनाना है, क्योंकि जब आप इजेक्ट करोगे तो फोर्सेस बहुत ज़्यादा है। तो आपके और एसईओ के बीच में कम्युनिकेशन होता है कि इजेक्ट या वो किसका डिसीजन रहता है? हाँ, सो देखो हमारे डिसीजन कैप्टन का, ऑलवेज द कैप्टन ऑफ द एयरक्राफ्ट, चाहे वो एयरलाइनर है, चाहे वो फाइटर एयरक्राफ्ट है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है या हेलीकॉप्टर है, जो कैप्टन है वो ही डिसाइड करता है उसको क्या करना है। एसईओ को रिजेक्ट करना ही पड़ेगा अगर आपने कमांड दे दिया। हाँ, नहीं, हाँ, आपने ग्राउंड वालों को सिर्फ बताना है कि हमारे जहाज में प्रॉब्लम हो गया, हम इजेक्ट करने वाले हैं। अगर उस मदद कोई दे सकते हैं, आपके पास टाइम है और उनको नीचे से कोई मदद दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, वो और बात है। मगर फाइनल डिसीजन कैप्टन के पास। तो ये जब क्लियर हो गया कि इंजन गया, अब तो इजेक्ट करना ही है, तो इजेक्शन हैंडल को खींचा। ये जब आप और मैं तरुण यहाँ बैठे हुए हैं ना, तो हमारे पे एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगी है जो जिससे हमको अर्थ हमारे को अपनी तरफ खींच रही है। बट जब इजेक्ट करते हैं ना, डिपेंडिंग ऑन कैसे और किस स्पीड पे हो, 22 से लेकर 28 टाइम्स की फोर्स आपकी बॉडी को लगती है, यानी 22 to 28 G। हाँ, देखो आप कई बार ना वो उस पे जाते हो, मैरी गो राउंड या जो जाते हो, व्हेन यू गो टू सम ऑफ दी प्लेसेस वेयर देयर आर दीज फ्री राइड्स दैट यू डू, और आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव जी मिलती है। कभी कभी आप सिविल एयरक्राफ्ट में फ्लाई कर रहे होते हो तो एकदम आपको सिंकिंग फीलिंग आती है, तो वो 1-2 G ऊपर नीचे होने से आपको, कई बार जहाज मुड़ता है तो आपको थोड़ी सी 1 G से ऊपर बॉडी पे फोर्स लगती है, तो आप चौंक जाते हो, ये क्या। अब इमेजिन करो कि आपको 22 या 25 टाइम्स फोर्स बॉडी पे लग रही है। देखिए आपकी जो बॉडी है ना, उसमें एक स्पाइन और जो नेक है ना, ये सारी बॉडी को ले रहे हैं, बट दे आर वेरी फ्लेक्सिबल, क्योंकि उसको उसी से बॉडी आपकी खड़ी है, उस पे बहुत सॉलिड। आप कुर्सी पे बैठे हो ना, तो सारा लोड इस स्पाइन के ऊपर है, तो ये जो फोर्स जब लगती है तो वो स्पाइन को धक्का मारती है, बिकॉज सारी बॉडी को उठाना है उसने, और इतनी फोर्स से उठाना है। तो अक्सर ये देखा जाता है कि जो लोग 40 साल की उम्र से ऊपर होते हैं, बॉडी एज करती है, उनको बहुत हाई रिस्क होती है कि नेक या स्पाइनल इंजरी हो जाए। तो मेरे दिमाग में ये कॉन्शियस था, मैं 59 ईयर्स 2 months ओल्ड था, मेरा एक कॉन्शियस था कि मेरे को नेक और बैक किसी कीमत पे बचाना। तो मैंने अपनी सारी लाइफ की जो ट्रेनिंग थी उसके मुताबिक अपना पोस्चर बनाया, स्टिफ करके अपने मसल्स को टाइट किया ताकि वो मेरी स्पाइन को पकड़ लें, और नेक को ऐसे करके पोजीशन किया। और ये सब वो मिली सेकेंड्स में हो रहा है? हाँ, बड़े थोड़े टाइम के, नॉट मिली सेकेंड, फ्यू सेकेंड्स। उसके बाद जब आप पुल करते हो ना, तो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट इजेक्शन सीट, तकरीबन 18 से 20 कार्ट्रिजेस या रॉकेट्स फायर करते हैं। बहुत कुछ होना होता है। अच्छा। क्योंकि आपको पहले आपकी टांगें और शोल्डर्स को सीधा करना है, खींचना है, फिर कैनोपी को उड़ाना है, ताकि कैनोपी आके, नहीं तो उसका जो सॉलिड कैनोपी होती है उसमें तो बड़ा प्रेशर स्पीड देखनी होती है। फिर आपको मूव करना है, और ऐसे मूव करना है कि रॉकेट सिस्टमैटिकली फायर करते हैं, सब कुछ मिली सेकेंड में, अब मिली सेकेंड में सब कुछ, और ताकि आपकी जो बैक है उसके ऊपर ग्रेजुअली प्रेशर बढ़े, और प्रेशर बहुत सॉलिड होता है। 2.5 सेकेंड में वो सारे 19 कार्ट्रिज या रॉकेट फायर हो चुके होते हैं 2.5 सेकेंड में, और एक सीक्वेंस में फायर होना होता है, मतलब सीक्वेंस गलत हो गया तो खत्म। और उसी 2.5 सेकेंड में आपको निकलना है, इतनी तेजी से निकलना है कि जो जहाज की पीछे से टेल आ रही है उसको भी क्लियर करना है। फिर तुम्हारी ऑटोमेटिकली सीट वगैरह सब कुछ अलग होनी है तुमसे, और ये दोनों एक साथ हो जाते हैं। एक बार आपने अगर पुल करा तो आपका और एसईओ का एक साथ इजेक्ट करेगा। हाँ, वो थोड़ा एंगल रहता है, और
थोड़ा मिली सेकेंड का गैप रहता है, वो मिली सेकेंड काफ़ी होते हैं, हाँ, ताकि आप बीच में आपस में टकराव ना। हाँ, तो थोड़ा एंगल और टेल पीछे से इतनी तेजी से टेल भी आ रही है, तो हाँ। आपको वो सब हाँ, मतलब वो सब ऑटोमेटिक है। हाँ। वो 2.5 सेकेंड ऐसे लगते हैं पता नहीं खत्म नहीं हो रहे, और वो 2.5 सेकेंड जो होते हैं उसमें आपको ब्लैकआउट हो जाते हो, बिकॉज इतना सारा ब्लड आपका सिर से निकल के नीचे चलता है, हाँ, और उसमें आपको तारे नजर आते हैं आंखों में, एंड देन 2.5 सेकेंड के बाद पैराशूट खुल जाता है। जो पैराशूट खुलता है तब आपको ओह माय गॉड बच गए, और आप ज़मीन देखते हो और क्या नज़ारा है, ऊपर से स्काई से आ रहे हो, नीचे पैराशूट। तो मेरा कहने का मतलब है उसके बाद क्या होता है, तुम लैंड करते हो, लैंडिंग के टाइम कुशन करना है ताकि आपकी टांगें ना टूट जाए, कोई हड्डी ना टूट जाए टांगों की। मैं तो चंबल वैली के अंदर उतरा था, और चंबल घाटी के अंदर ओ चंबल में आपका लैंड करा पैराशूट। पैराशूट, ओ चंबल के अंदर वो जो मिट्टी के ठेले बने हुए हैं ना, हाँ, लगता है लोगों को कि ये तो मिट्टी होगी, पत्थर से भी ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि कितने 100 सालों से हवा और वेदर को उन्होंने झेल रहे हैं। हाँ, तो वो बिल्कुल रॉक सॉलिड हैं, वो जो ठेले हैं, जो उसके मॉन्ड्स हैं जो छोटे छोटे, तो उसमें जाके लगा दीवार जैसे, मैं उसके अंदर लगा, लकीली मैंने अपने पाँव उसके अंदर मारे, और फिर मैं नीचे गिरा, कोई भगवान की दया से सब कुछ ठीक रहा। और हमने इजेक्ट करने से पहले आप रेडार वालों को बता देते हो रेडियो पे कि हम इजेक्ट करने वाले हैं, सो दैट दे ट्रैक एंड वो फिर उस समय आप पहुंच जाए। हेलीकॉप्टर आ जाता है एकदम, उसमें डॉक्टर होता है, और वो स्ट्रेचर्स वगैरह के साथ आपको हेलीकॉप्टर में डालते हैं, जो भी कुछ इनिशियल ट्रीटमेंट या इंजेक्शन या कुछ देना हो तो वो दे के सीधा हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, लैंड ही हॉस्पिटल में। तो दिस इज द सीक्वेंस। ओवर द इयर्स एयर फोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड हैव मास्टर्ड दिस होल एक्सरसाइज, बिकॉज उनको पता है फाइटर फ्लाइंग है, रिस्क है, सिंगल इंजन एरोप्लेन्स हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है, जहाज में आग लग सकती है, कुछ और भी हो सकता है, बर्ड हिट हो जाती है कई बार, उससे भी इंजन तबाह हो सकता है, तो बड़े रीजंस हैं जिससे ये हो सकता है। तो एयर फोर्सेस ने ये अपना फार्मूला सेट किया हुआ है कि हमको क्या क्या करना है ऐसे ओकेजन के ऊपर। क्योंकि आपका सर्विस का लास्ट ईयर था और ये हुआ, व्हाट इज द लाइफ लेसन दैट यू वुड वांट टू गिव टू द ऑडियंस ऑल्सो, कि क्योंकि क्या होता है कि एक इस तरह के इंसिडेंट्स के बाद ना इंसान का नज़रिया बदल जाता है थोड़ा, बहुत सारी पूरे जीवन की एक तरह से समरी सामने आती है, और फिर आप एक नया डिसीजन लेकर आगे बढ़ते हो। तो क्या सीखने के लिए है सर व्यूअर्स के लिए? देखो, पहले तो मैं बताऊं कि एटलीस्ट देयर वर 8 to 10 occasions in my life where I had a very close shave with my life during flight, और इस सब के बारे में मैंने लिखा। Immediately after I retired, I wrote little stories about all of them, so that future generation है उसमें से कुछ सीखे। उसमें गलतियां भी होती हैं, एरर ऑफ जजमेंट भी होता है, किसी और का भी कसूर होता है, कभी टेक्निकल इशू होती है जहाज के अंदर, ऐसे तरह कई इंसिडेंट उसके सारे के बारे में मैंने लिखा, और कई सीरियस इंसिडेंट भी हुए मेरे साथ। पर ये सबसे बड़ी बात थी कि एज ए एयर मार्शल मेरे को इजेक्ट करना बड़ी बात होती है। कई लोग तो डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि इजेक्ट करने के लिए, और क्योंकि वो उनको लगता है कि मैं जहाज के अंदर बड़ा सेफ हूँ, मगर एक्चुअली अच्छी ट्रेनिंग जो है ना इंसान की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप डिसीजन मेकिंग जो है इसके अंदर सबसे बड़ी बात है। और दूसरी आपकी ये फिजिकल ट्रेनिंग कि मैंने इजेक्ट के टाइम आपको कितना बचाना है अपनी बॉडी को, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात जो पर्सनल लाइफ में मैं समझता हूँ कि लाइफ में बहुत इच्छाएं होती हैं ना। मेरे को ये 3 Idiot मूवी बड़ी अच्छी लगी थी। क्यों अच्छी लगी थी? नॉट बिकॉज ऑफ ओनली द परफॉर्मेंस ऑफ एक्टर्स, बट ऑल्सो की जो कॉन्सेप्ट है। देखो, उसमें 3 बच्चे हैं, वो तीनों बच्चों के को ऐसी जगह वो पढ़ाई कर रहे हैं जिनमें उनका इंटरेस्ट नहीं है, एंड दे वांट अ डिफरेंट कैरियर। तो मैं यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में बहुत टॉक देने जाता हूँ, तो मैं एक बात बोलता हूँ, मैंने कहा यू नो इट्स सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस to love the job that we are doing, or get to the job that we love. एक बार आनी है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, यू नो। सो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में आज मेरे को कोई बोले कि आप नए, अगर भगवान इंसान आपको दोबारा बनाता है तो आप क्या करना चाहोगे? मैं कहूँ फाइटर पायलट बनना चाहूँ। अगर मैं कह सकता हूँ, या आप ये कह सको अपने आप को कि मैं पॉडकास्टर बनना चाहता हूँ, या कैमरामैन आपका कहे कि
मैं सारी उम्र अगली जन्म में भी कैमरामैन। दैट मीन्स आपने ये जीवन मजे से खुशी से पूर्ण किया, तो वो ज़रूरी बात है। दूसरी बात मैं यूथ को जो बताना चाहता हूँ, जो मेरा खुद का रहा यंग डेज से, 2 वर्ड्स मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, पैशन एंड एंथुसियाज्म। तो पैशन के बारे में जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो भी करो उसमें आपकी पैशन होनी, आपको खुशी होनी चाहिए, क्योंकि 8-10 घंटे 12 घंटे दिन के आप काम में हो, और वो काम में अगर आपको मजा नहीं आ रहा तो आप बहुत आधी जिंदगी बर्बाद हो गई। बट जिसमें आप पैशन जो है उसके साथ अगर आप करोगे, और फिर एंथुसियाज्म, बिकॉज जो भी करना ना, मैं छोटा सा काम भी घर में करता हूँ ना तो जी तोड़ के करता हूँ, ठीक है। मैं आई एम नॉट अ गुड कुक, बट मेनी अदर थिंग्स आई डू एट होम। मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ, मेरे आज के दिन में 1095 पब्लिश्ड आर्टिकल्स हैं, 9 किताबें हैं। ये सब एयर मार्शल रिटायर होने के बाद मैंने ये किया। उसमें से काफ़ी कुछ डॉक्ट्रिन बराबर है क्योंकि मैं तो पढ़ा था तो नो सो मेरा कहने का मतलब है लाइफ के अंदर पैशन और एंथुसियाज्म बहुत ज़रूरी है। लाइफ को एंजॉय करना और एक एक दिन का कुछ अपने आप को बढ़ाने की कोशिश। पे बैक टाइम एज एन एयर मार्शल रिटायर्ड, मेरा फ़र्ज़ है कि पे बैक टू द सोसाइटी, पे बैक टू इंडिया। यू नो, मेरे अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं लास्ट 10 साल में कितनी बार AEWC, FRA, फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, इन के बारे में कितनी बार हर 6 महीने में कुछ लिखता हूँ, ताकि मेरे को लगता है कि देश को इनकी ज़्यादा ज़रूरत है, सैटेलाइट्स की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये मैं लिखता हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि थोड़ी थोड़ी बूंदें पानी की अगर हम सब नदी में डालते रहेंगे वो समुंदर भरेगा। सर, सल्यूट टू यू फॉर द सर्विस टू आवर नेशन, एंड आई होप हम जल्दी दोबारा बैठेंगे। But thank you so much for taking out time today. Thank you, Taran, and God bless you. And may you continue doing your work with the kind of enthusiasm that you are doing. Thank you, sir.